तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और न्यू डोंगवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उम्मीद है ये आप लोगों को पसंद आएगा। इसकी ग्राफिक्स और स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है और साथ में हीरो की पावर देखकर भी आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले डीमन रेस ने अचानक से बीजियांग सिटी पर हमला कर दिया था और हर तरफ तबाही मचा दी थी। बीजियांग सिटी के लोग हर तरफ उन डीमन को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो डीमंस बहुत ताकतवर होते हैं और कुछ तो नेसेंट सोल लेवल के होते हैं। मगर वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी मौजूद होता है और वो भी इतना ताकतवर होता है कि वो उन डीमंस का मुकाबला कर पा रहा होता है और साथ में उन्हें चुन चुन कर मार भी रहा था। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर शुरू में काफी ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसीलिए वो उस टाइम पे उन डीमंस को बहुत ही आराम से मार पा रहा था। मगर वहाँ पर कुछ नेसेंट सोल लेवल के डीमंस भी होते हैं और जब वो अपने फादर को देखता है कि एक नेसेंट सोल लेवल का डीमन उसके फादर को मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस डीमन को मारने के लिए और अपने फादर को और फैमिली को बचाने के लिए अपनी कल्टीवेशन को दांव पर लगाकर सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक करता है, जो कि एक फिनिक्स बर्ड का सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक होता है। और ये अटैक इतना ताकतवर होता है कि पूरा का पूरा मैदान ही साफ कर देता है। जितने भी डीमंस थे वो सारे के सारे मारे जा चुके थे। मगर इस अटैक की वजह से हमारा मेन कैरेक्टर वो अपनी कल्टीवेशन खोल देता है और वो कभी भी अब पहले जितना ताकतवर नहीं बन पाएगा, ना ही वो कभी कल्टीवेशन कर पाएगा, बल्कि एक मॉडल की तरह जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि उसकी पूरी डेंटियंसी खत्म हो गई थी। और क्योंकि हमारा हीरो वो अब बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन चुका था, तो इसीलिए अब उसे ज़ेनबी फैमिली के आगे झुकना पड़ रहा था, क्योंकि ज़ेनबी फैमिली ने अब उन लोगों के तख्त पर कब्जा कर लिया था और जितने भी शॉ फैमिली के मेंबर्स थे उन सबको वहां से निकाल दिया था। उसे लगा था कि उसने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसकी वजह से वो सब लोग उसे रिवर्ट देंगे या फिर उसे इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए कम से कम थोड़ी सी रेस्पेक्ट तो देंगे। मगर होता बिल्कुल उलट है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन जब वो अपने अंकल के पास आता है तो उसका अंकल उससे कहता है कि शाओ चेन, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि तुम अब ज़ेन्यू टावर को खाली कर दो और अपने रहने के लिए कोई और जगह देख लो। और 9 प्रिंसेस के साथ जो तुम्हारा मैरिज एग्रीमेंट था वो भी तुम्हें अब अपने यंगर ब्रदर के हवाले करना होगा। और वो प्रिंसेस शाओ चेन से कहती है कि मैं ग्रेट शा डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ और मैं किसी भी लूजर के साथ शादी नहीं कर सकती जिसे कल्टीवेशन के बारे में कुछ मालूम ही ना हो। तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं। जहाँ तक बात लिंगटियान की है, वो अभी भी कल्टीवेट कर सकता है और सब कुछ अब उसका है और वो ही मुझे डिजर्व करता है। तो शाओ चेन कहता है कि मैं इस शादी को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मगर जहाँ तक बात शेन्यू टावर की है उस बात को मैं एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि शेन्यू टावर वो मेरी मदर की लेगेसी है और मेरे लिए वो शेन्यू टावर से बढ़कर और भी बहुत कुछ है, इसलिए मैं वो किसी सूरत नहीं दे सकता। ये सुनकर लिंगटियन कहता है कि फादर, अगर ब्रदर को वो पसंद है तो फिर रहने दीजिए, मुझे वो नहीं चाहिए। मगर लिंगटियन की मदर वान मुरोंग कहती है कि शाओ चेन, तुम्हारी मदर को मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है और तुम भी अब कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो फिर क्या फायदा इतने बड़े और इतने खूबसूरत कोर्टयार्ड पर कब्जा करने का। मेरा बेटा लिंगटियान वो तुमसे बिल्कुल डिफरेंट है, उसके पास हेवनली रैंकिंग टैलेंट है और वो ग्रेट शा डायनेस्टी का एक जीनियस भी है। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए तो ये ऑनर की बात होगी कि तुम अपना वो मदर टावर इसके हवाले कर दो, वरना अगर मेरा बेटा लेना चाहे तो वो जबरदस्ती भी ले सकता है। ये कहने की देर थी कि लिंगटियान फौरन से ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि वान मुरोंग, अगर आइंदा तुमने मेरे मदर के टावर की जरा भी बेइज्जती की या मेरी मदर के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये सुनते ही वहां पर उसका अंकल गुस्से में भाग जाता है और कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी स्टेप मदर के सामने इस तरह की बात करने की, क्या तुम उसकी और हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। तो शाओ चेन कहता है कि मैं न तुम्हारी बल्कि इस औरत की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, ना ही कभी करूंगा। और ये लड़का तो बस मामूली सी हेरिडलिंग है, इस लड़के के पास तो बस मामूली हेरिडली रैंकिंग है, इसकी तो इतनी भी हैसियत नहीं कि ये मेरे जूते की बराबरी कर सके। जिस सुनकर उन लोगों को काफी गुस्सा आने लगता है और यहाँ पर लिंगटियान कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई हेवनली रॉयल फिजिकल बॉडी ना होती तो तुम कुछ भी नहीं कर पाते, मगर वो भी अब पास्ट हो चुका है। अब तुम एक मामूली इंसान हो, अब तो तुम एक की कल्टीवेटर का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये सुनकर शाओ चेन कहता है तुम खुद को मुझसे कंपेयर कर रहे हो, मगर उसका अंकल कहता है कि बस बहुत हो गया, आज मैं तुम्हें अपनी शॉ फैमिली से
निकाल रहा हूँ। ये सुनकर शाओचेन कभी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अच्छा तो तुम मुझे निकालोगे। ये कहने के बाद अचानक से वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो शाओचेन को बताता है कि टॉप टियर गॉड बॉडी इवेंट के तौर पर दी जा रही है। और शाओचेन देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ी मार्शल गॉड बॉडी अपीयर होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ रेडिएशन लेवल में भी काफी ज्यादा अपग्रेडेड होती है। शाओचेन को बेटे बिठाए ही एक गॉड बॉडी मिल गई थी, जिसकी वजह से अब वो अपनी पूरी फैमिली को सबक सिखा सकता था। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके यंगर ब्रदर लिंकियान वो ये सोच रहा होता है कि अगर ब्रदर को निकाल दिया जाए तो उसका ज़ेनबी प्रिंस मेंशन वो मेरा हो जाएगा। वो फौरन से अपने फादर से कहता है कि आपने शाओचेन को बिला वजह पाल पोस कर बला किया है, जबकि ये बिल्कुल नालायक इंसान है जो आपकी इतने सालों की मेहनत को भी मिट्टी में मिला रहा है। मेरी मानिए तो इसी वक्त से यहाँ से निकाल दीजिए। मगर शाओचेन उन लोगों से कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो जोर से हंसने लगता है और उन लोगों को बतावा है कि आज से 3 साल पहले हमारी शाओ फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था कि जो नेथर्ड 4 लेवल डीमन को हरा सके। वो तो मैंने अपने फिनिक्स बर्ड के साथ एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं उसे मार पाया था। मेरी वजह से ही तुम लोग आज यहाँ पर जिंदा खड़े हो। अगर मैंने उस टाइम पे उस डीमन को ना मारा होता तो वो डीमन पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद कर देता। ना ही तुम्हारे पास अपने किंगडम के लिए कोई जगह बची होती, ना ही तुम में से कोई जिंदा बचा होता। और तुम जो ये ज़ेनबी प्रिंस बनने के ख्वाब देख रहे हो ना, ये भी तुम्हारे चकनाचूर हो जाते। मेरी वजह से ही तुम लोगों को ये ज़ेनबी प्रिंस मेंशन मिला हुआ है। मगर मुझे क्या मिला? मैंने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी उसकी वजह से तुम लोगों को तो सब कुछ मिल गया, पर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम लोगों को चाहिए था कि तुम लोग मेरा एहसान मानते और मुझे ज़ेनबी प्रिंस बनाते, मगर तुम लोगों ने अपनी औकात से बढ़कर हरकत की। तुम लोगों ने मुझे सर्वर्ट्स की तरह ट्रीट किया है। ये सुनते ही लिंकियान कह रहा है कि फादर जरा देखिए ये अपनी हद से बढ़ रहा है। मगर लिंकियान उन लोगों से कहता है पिछले 3 सालों से तुम लोगों ने मुझे नौकर बनाकर रखा हुआ था। हालांकि मैं तुम्हारे घर के सारे काम भी करता था, उसके बावजूद भी तुम लोग मेरी डिसरेस्पेक्ट करते थे। तुम लोगों ने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फिर एक कोने में फेंक दिया। बल्कि ज़ेनबी मेंशन के अंदर मेरा स्टेटस एक नौकर से भी बिल्कुल लो लेवल का है। मगर उसके बावजूद भी मैं हमेशा अपनी शाओ फैमिली के लिए सोचता था कि शायद मेरी शाओ फैमिली वो दुनिया में सबसे ग्रेट फैमिली बनेगी। पर लगता है तुम लोग इसके काबिल हो ही नहीं। क्या तुम लोग मुझे अब भी अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हो? मैं तुम्हारी फैमिली पर थूकता हूँ। तुम लोग क्या निकालोगे मुझे? मैं खुद तुम लोगों को लात मार रहा हूँ। आज से मेरा तुम्हारे साथ या तुम्हारी फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर उसका अंकल गुस्से में भड़क जाता है और कहता है मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना इसकी क्या सजा हो सकती है। यहाँ पर वान मुरोंग हंस रही होती और कहती है शुक्र है कि इस इलाके से जान छूटेगी और ज़ेनबी प्रिंस मेंशन भी हमारा हो जाएगा। उसे गुस्से में देखकर वान मुरोंग फौरन से अपने हस्बैंड से कहती है कि इसके लिए अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रहे हो। मगर शाओचेन से कहता है वान मुरोंग ये मत समझना कि मैं तुम्हारे इरादे नहीं जानता। तुम चाहती हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊं और सब कुछ तुम्हारे इस नालायक बेटे को मिल जाए ना। ये सुनकर वान मुरोंग गुस्से में चिल्लाती है और शाओ फैमिली का वो हेड भी कहता है कि बस अब बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। वो फौरन से वहाँ पर एक एल्डर को बुलाता है और कहता है कि हमारी शाओ फैमिली के मैनर में जितनी भी 4 फ्लेम्स रखी हुई हैं वहाँ से शाओचेन की 4 फ्लेम को निकाल कर बुझा दो। ये कहने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और शाओचेन भी उस घर को छोड़कर चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद एंटियन दिल बहुत खुश होता है कि फाइनली अब नॉर्दर्न मेंशन में मौजूद जो भी चीजें हैं वो सारी मेरी हो जाएंगी। और वो प्रिंसेस भी कह रही होती है इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ये 1 मंथ भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर वहाँ पे वो हेड कह रहा होता है कि ये लड़का अभी तक जिंदा इसीलिए था क्योंकि ये हर बात मान रहा था और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर नौकरों की तरह जिंदगी गुजार रहा था। मगर तुम इसे छोड़ो, तुम लोग अपनी तैयारी करो क्योंकि बहुत जल्द शुआन हुआन सोर्ड से वो न्यू डिसाइपल्स को एडमिशन देने वाला है, इसीलिए तुम लोग भी उसके लिए तैयार हो जाओ क्योंकि आउटर डिसाइपल्स के लिए भी लिस्ट खाली है। शुआन हुआन सोर्ड से का सुनते ही वो लड़का तो खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि ये सेक्ट तो बहुत बड़ा सेक्ट है।
मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मेरे पास कल्टीवेशन करने के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे और मैं अपने कल्टीवेशन को भी बहुत तेज़ी से बूस्ट अप कर सकूँगा। मगर उसका फादर उसे कहता है कि तुम लोग वहाँ पर ज़रूर जाओगे, मगर एक बात हमेशा याद रखना कि वहाँ पर बहुत सारे इमोर्टल्स हैं। उन इमोर्टल्स में से किसी से भी कोई पंगा मत लेना, वो इतने ताकतवर हैं कि तुम्हारी पूरे के पूरे शिया किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए उनके आगे हमेशा सर झुका के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी हरकत की वजह से वो लोग ऑफेंड हो जाए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक एल्डर वो शव फैमिली के मैनर में आता है और वहाँ पे बहुत सारी फ्लेम्स जल रही होती हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद एक फ्लेम बॉक्स को उठाकर नीचे फेंक देता है जो कि शाओ चेन की सोल फ्लेम होती है। मतलब ये कि अब शाओ चेन का उस फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो लोग उसके जिंदा रहने या मरने पर कोई भी अफसोस नहीं करेंगे। अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा में अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने के लिए बैठा हुआ होता है और किसी को भी मालूम नहीं था कि उसकी डेंटियंस ठीक हो चुकी हैं और उसके पास एक मार्शल गॉड बॉडी है। असल में उसकी बॉडी में मौजूद सिस्टम ने ही उसे ये टास्क दिया था कि उसे 3 साल तक अपनी ही फैमिली में लो लेवल का नौकर बनकर सर्व करना होगा, जिसके बाद ही वो इस गॉड बॉडी को अचीव कर पाएगा। मगर हमें यहाँ पर एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए तेजी से उस डायरेक्शन की तरफ आ रही थी और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिस पर वो कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस गुफा के अंदर डीमन किंग मौजूद हो सकता है। उस लड़ाई की वजह से मैं बहुत इंजर्ड हो गई हूँ, मुझे जल्द से जल्द अपने सोर्ड से वापस जाना होगा, पर मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मैं वापस वहां नहीं जा पाऊंगी। मुझे जल्द से जल्द कोई जगह ढूंढनी होगी जहां मैं खुद को रिकवर कर सकूं। यहाँ पे हम लोग शाओ चेन को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करते हुए अचानक से ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसकी वो एनर्जी सीधा उस माउंटेन से ऊपर आसमान तक चली जाती है। और वो लड़की जब ये देखती है तो वो भी समझ जाती है कि किसी ने अभी ब्रेक थ्रू किया है। अचानक से वहां पर मार्शल गॉड बॉडी अपीयर होती है। उस गॉड बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी और रिलीज हो रहा होता है जो कि हम डायरेक्शन की तरफ फैल रहा था। और वो लेडी जब उस गॉड बॉडी को देखती है तो वो कहती है कि वहाँ गुफा में कोई ऐसा बंदा है जिसने डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी को मैनिफेस्ट किया है। ये एक ऐसी डिवाइन बॉडी है जो कि हजारों सालों में सिर्फ एक बार ही अपीयर होती है। वो कल्टीवेटर जो कोई भी है वो यहाँ से बिल्कुल करीब है और मेरी एक्सट्रीम जिन पावर के लिए ये डिवाइन बॉडी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। मुझे अपनी पावर को उसकी पावर के साथ फ्यूज करना होगा। उसके साथ साथ न सिर्फ मेरा रियलम अपग्रेड हो जाएगा बल्कि मेरी पूरी बॉडी भी रिकवर हो जाएगी। मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मार्शल गॉड बॉडी दुआ से डिसअपियर होकर शाओ चेन की बॉडी के अंदर आ जाती है और शाओ चेन अपनी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली मेरे पास एक गॉड पावर आ चुकी है। इस गॉड पावर ने न सिर्फ मेरी डेंटियंस को रिकवर कर दिया है बल्कि 3 साल के बाद मेरी पुरानी वाली स्ट्रेंथ भी वापस आ गई है। इतने में अचानक वो लेडी वहां पर अपीयर होती है जिस पर शाओ चेन हैरान हो जाता है, मगर वो लड़की उसे हिलने तक कभी मौका नहीं देती और पकड़कर उसे किस करके नीचे लिटा देती है। शाओ चेन ये देखकर बिल्कुल हैरान होता है कि ये लड़की कहाँ से आई है और ये क्या कर रही है, मगर उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी। इतने में उसकी बॉडी में से यंग एनर्जी रिलीज होती है और हर तरफ फैल जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर स्पिरिचुअल यंग ड्रैगन और एक्सट्रीम जिन बर्ड भी अपीयर होता है और वो दोनों ही बीस्ट एक दूसरे के सामने आते हैं और उन दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होना शुरू हो जाती है। और हमें फिर से अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो लेडी अपने दोबारा से कपड़े पहन रही होती है। और शाओ चेन कहता है कि जैसे ही मैंने मार्शल गॉड बॉडी को अचीव किया था तो मेरा कल्टीवेशन लेवल सिर्फ गोल्डन कोर लेवल का था, मगर इस लड़की ने जो कुछ किया है उसके बाद मेरा कल्टीवेशन लेवल तो अपग्रेड होकर नेसेंट सोल लेवल को चला गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ रातों रात ही मैंने एक बार में ही बहुत सारे रियलम्स को ब्रेक थ्रू कर लिया है। कहीं ये सब कुछ इस लड़की की वजह से तो नहीं हुआ। तो वो लेडी अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ी थी। इतने में शाओ चेन उसके पास आता है और कहता है कि तुम बताओ कौन हो तुम और तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जिस पर वो लड़कियों से बुलाती है कि मेरा नाम यान शुआंग है और मैं सोर्ड सेक की मास्टर हूँ। ये सुनकर शाओ चेन कहता है कि क्या मैं पूरी रात शुआन वान सोर्ड सेक की मास्टर के साथ सो रहा था। यकीन नहीं आता तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बारे में किसी को पता चला तो मुझे जान से मार देंगे। मगर वो लड़की कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मगर आज रात यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताना। अगर एक सिंगल वर्ड भी तुमने बता दिया तो सोच लेना तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे।
मगर शाओचेन कहता है जो कुछ भी हुआ है वो मैंने थोड़ी किया था, तुमने किया था। मगर वो लेडी उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है बस बहुत हो गया, अब कुछ भी मत कहना, मैं दोबारा से इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करना चाहती। मगर शाओचेन वो कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट की मास्टर वो इस टाइप की होती है। जिस पर वो लेडी कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें अब मेरे साथ मेरे शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट में आना होगा। तो फिर शाओचेन कहता है क्या तुम मुझे जबरदस्ती किडनैप कर लाई हो? तो वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम्हारे पास एक डिवाइन बॉडी है और इस बॉडी को टीच करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट ही क्वालिफाइड है। ये कहने के साथ वो एक पोर्टल के जरिए उसे वहां से लेकर अपने शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ चली आती है और हमें दिखाया जाता है वो वहां पर अपनी दोबारा से पावर यूज करती है और शाओचेन को लेकर फौरन से माउंटेन से नीचे की तरफ चली जाती है। तो शाओचेन दिल में कह रहा है कि शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट ये तो ह्यूमन रेस के टॉप सेक्ट्स में से एक है, ये जगह बहुत अच्छी है और ऊपर से मेरा इस लड़की के साथ एक रिलेशन बन गया है तो मुझे इसका भी फायदा होगा। इतना कहने के बाद वो उसे अपने पैलेस में लेकर आती है और उसे कहती है कि शाओचेन क्या तुम मेरे शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? मेरे पास एक किंग लेवल की फिजिकल बॉडी है और मैं अपनी कल्टीवेशन की कंप्लीट टेक्निक को अचीव कर चुकी हूँ और मेरा लेवल भी अब पीक तक पहुँच चुका है। मगर फिर भी मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उसकी बातें सुनने के बाद शाओचेन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मैंने जब वो बॉडी अचीव की थी तो मैं सिर्फ गोल्डन कोर लेवल में था, जबकि इसकी बॉडी वो किंग लेवल की थी। मगर वो लड़की उससे दोबारा कहती है कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर की तरफ अभी भी बहुत सारे डीमंस हैं जो कि हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम पर हमला करना चाहते हैं। और जब से तुम्हारी वो डिवाइन बॉडी अपीयर हुई है तब से उन डीमंस को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा। मगर तुम्हें बेफिक्र हो जाना चाहिए क्योंकि अब तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो, तो मैं तुम्हें आराम से प्रोटेक्ट करूंगी और डीमंस को मारूंगी। तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल लो है इसलिए तुम्हें उन किंग लेवल बीस्ट के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी और मेरी साइड पर जब तक तुम रहोगे तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। ये कहने के साथ वो लड़की उससे इतना चिपकती है कि शाओचेन को उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो लड़की शाओचेन को कहती है क्योंकि तुमने नेसेंट सोल लेवल को अचीव कर लिया है तो इसीलिए मेरा सेक्ट तुम्हारे लिए कुछ खास अरेंजमेंट्स करेगा और मैं तुम्हें अपने सेक्ट में एक एल्डर का स्टेटस भी दूंगी। मगर तुम्हें सेक्ट के जितने भी मामलात हैं उनसे भी दूर रखा जाएगा ताकि तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन ना पड़े। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करना है और कोई और काम नहीं करना। ये सुनकर शाओचेन के दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं और वो कहता है कि इससे अच्छा क्या होगा, बैठे बिठाए मैं तो यहाँ का किंग बन गया और मुझे कोई काम भी नहीं करना। वो फौरन से उन लोगों का सेक्ट ज्वाइन कर लेता है जिसके बाद अचानक से सिस्टम एक्टिवेट होता है और शाओचेन से कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने न सिर्फ सेक्ट को ज्वाइन कर लिया है बल्कि तुम इस सेक्ट के एक एल्डर बन गए हो। इसीलिए तुम्हें शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट की बहुत सारी डीमन स्लैंग स्वॉर्ड टेक्निक्स रिवर्ट के तौर पर दी जा रही है। ये सुनकर तो शाओचेन भी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि यहाँ एक के बाद एक सरप्राइज मिलता जा रहा है और ऊपर से वो लड़की उससे कहती है कि कल हमारे न्यू डिसाइपल की अटेंडेंट असेंबली होने वाली है, तुम्हें भी वहाँ पर आना है। मैं वहाँ पर सबके सामने तुम्हारे लिए अनाउंसमेंट करूंगी। तो शाओचेन कहता है तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम्हें मेरी और कोई हेल्प चाहिए? क्या तुम अपना और भी रियल अपग्रेड करना चाहती हो? ये सुनकर उस लड़की का मुंह पूरा लाल हो जाता है और वो समझ गई थी कि शाओचेन क्या कहना चाहता है। वो उससे कहती है चले जाओ यहाँ से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि न्यू डिसाइपल अब शुआन हुआन स्वॉर्ड सेक्ट आ रहे होते हैं और उन लोगों के साथ साथ हम लोग लिंकियन और उस 9 प्रिंसेस को भी देखते हैं और उनके साथ मौजूद एल्डर उन लोगों से कहता है कि आज से तुम दोनों हमारे सेक्ट के आउटर डिसाइपल्स हो। ये कहने के बाद वो उन दोनों को अपने सेक्ट के 2 टोकन्स भी दे देता है और कहता है अब तुम लोग अंदर जाओ और तुम लोगों को अपनी स्टूडेंट असेंबली को भी अटेंड करना है। जिस पर वो लोग एल्डर को थैंक्स देते हैं और लिंकियन काफी सरप्राइज होता है कि फाइनली वो स्वॉर्ड सेक्ट का मेंबर बन गया है। मगर वो लड़की उससे कहती है चलो हमें कहीं देर ना हो जाए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे डिसाइपल्स जब वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पर वो प्रिंसेस कहती है कि स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में मैंने जितना सुना था ये उससे भी काफी ज्यादा शानदार है। मगर वहाँ पर शाओचेन भी मौजूद होता है और वो उन लोगों को देखते ही कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर इत्तेफाकन किसी से ऐसे मुलाकात हो जाएगी।
शाओजिन को वहां पर देखते ही उसका ब्रदर लिंग टियान बुई आमद आता है और वो प्रिंसेस से कहती है कि ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं ये हमारा पीछा करते करते अंदर तो नहीं घुस आया। लिंग टियान से कहता है कि शुआन हुआन सोर्ट से ये एक सेक्रेड लैंड है, इसीलिए तो जैसे बेकार कल्टिवेटर्स के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं। और वो लड़की भी कहती है क्योंकि हम लोगों ने शुआन हुआन सोर्ट सेक को ज्वाइन कर लिया है तो अब हम लोग सेम लेवल के नहीं रहे, बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ वरना कहीं कोई तुम्हें पीट पीट कर हड्डी पसली तोड़ कर यहाँ से उठाकर बाहर न फेंक दे। तो फिर शाओजिन ने बताता है कि मैं भी यहाँ का सूट से कम मेंबर हूँ, तुम्हें यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, जिस पर वो लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम सोर्ट से के मेंबर कैम बता के क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। अगर इस सोर्ट से को कोई नौकर चाहिए होगा तो वो कम से कम भी हमारी रैंकिंग का ही लेंगे, तुम्हारे जैसा बेकार इंसान तो यहाँ तक नौकर भी नहीं बन सकता। इतने में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उससे वो सेक्ट मास्टर फोरम से नीचे आती है और उसे देख कर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे होते हैं। मगर वो सेक्ट मास्टर सब लोगों के सामने कहती है कि हम लोग आज इस असेंबली में अपनी एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, हम लोग अपने सेक्ट में एक न्यू एंडर को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि क्या एक न्यू एल्डर, ये कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कोई बंदा न्यू एल्डर कैसे बन गया। मगर उन लोगों को एक बात समझ में आ रही थी कि ये लोग इस असेंबली के टाइम पर ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो जरूर यहाँ पे कोई ऐसा जीनियस होगा कि जिसे एल्डर बनाया जा रहा होगा। और वो प्रिंसेस समझ रही थी कि शायद लिंग टियान ही वो जीनियस है क्योंकि उसके पास हेवनली रैंकिंग है। और लिंग टियान भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है और अपने ही तारीफें करते हुए कहता है कि मैं वाकई में एक जीनियस हूँ और मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मैंने इतनी यंग एज में हेवनली रैंकिंग को अचीव किया है तो यहाँ का एल्डर तो सिर्फ मैं ही बनना डिजर्व करता हूँ, मेरे अलावा शायद यहाँ पे कोई और होगा भी नहीं। मगर वो सोर्ट सेक्ट मास्टर अनाउंसमेंट करते हुए शाओजिन का नाम पुकारती और कहती है कि तुम आगे आ जाओ। तो शाओजिन फौरन से आगे जाता है और वो लड़की सब लोगों को बताती है कि शाओजिन आज से मेरे शुआन हुआन सोर्ट सेक्ट का एक एंडर है। ये सुनकर सब लोगों के तोते उड़ जाते हैं कि ये लड़का है कौन और आते साथ ही एल्डर कैसे बन गया। उन लोगों को लग रहा था कि ये लड़का कोई की रिफाइनर भी नहीं होगा, इसे बेकार से आदमी को अचानक से रातों रात ऐसा क्या मिल गया है कि ये इतने बड़े सेक्ट का मास्टर बन गया है। बहुत सारे लोग तो सेक्ट मास्टर की इस बात पर एग्री नहीं कर रहे होते और वो लोग सेक्ट मास्टर के बारे में ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। मगर सेक्ट मास्टर सब लोगों से कहती है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे सामने आकर कहे। उसके और से ही सब लोग डाके मारे वहां से पीछे हट जाते हैं। मगर लिंग टियान खुद से न होता है और वो कहता है कि मुझे प्रॉब्लम है। उसके इस तरह हम बात करते ही सब लोग ये देखकर काफी सरप्राइज हो चुके थे कि ये लड़का है कौन और इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये मास्टर के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, शायद इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। मगर लिंग टियान वो सोर्ट सेक्ट मास्टर से कहता है कि मैं आपके इस फैसले से डिसएग्री करता हूँ, आप इस बेकार से लड़के को एक एल्डर बना रही है। इस लड़के ने जरूर आप लोगों को बेवकूफ बनाया है, ये कल्टीवेशन नहीं कर सकता, इसकी डेंटियंस ब्रोकन है। मगर सेक्ट मास्टर कहती है अगर तुम ये चीज प्रूव ना कर पाए कि इस लड़के ने हमें धोखा दिया है तो फिर याद रखना कि तुम्हें इसकी सलाह मिल सकती है और इतना बड़ा इल्जाम लगाने के तौर पर मैं खुद से तुम्हें पनिश करूंगी। तो लिंग टियान कहता है कि ये कल्टीवेटर नहीं है, ये एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि कल्टीवेट नहीं कर सकता। आज से 3 साल पहले इसकी डेंटियंस डैमेज हो गई थी। ये सुनकर वहां पे मौजूद सारे ही डिसाइपल हैरान हो गए थे कि एक बेकार सा कल्टीवेटर जो कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर ये लड़का वाकई में कोई जीनियस होता तो हम लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होता। आखिर सेक्ट मास्टर एक बेकार से आदमी को हमारे ऊपर एक एल्डर बनाकर इम्पोज क्यों करवाई है। इसका एल्डर बनना हमारे सोर्ट सेक्ट की बेइज्जती होगी। वो लड़का फिर शाओजिन से भी कहता है कि क्या तुम आप भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बताओ सबको कि तुम कल्टीवेट नहीं कर सकती। मगर शाओजिन कहता है कि तुम्हारी आंखों को शायद कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, तुम मुझसे क्या एडमिट करवाना चाहते हो। मगर लिंग टियान चिल्लाते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज इसे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको अपनी हेवनली रैंकिंग भी दिखाता हूँ, मैं एक पेलेस जीनियस हूँ।
वो शाओचिन से कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो फिर अपनी कल्टीवेशन शो करो और अपना स्टेटस दिखाओ। तो शाओचिन कहता है कि मेरे पास कोई हेवनली रैंकिंग नहीं बल्कि इससे भी बढ़कर है। ये कहने के साथ वो फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपनी ट्रू मार्शल गॉड बॉडी को समन करता है तो वो बॉडी जब अपीयर होती है तो उस जायंट बॉडी को देखकर सबके तोते उड़ जाते हैं। और शाओचिन कहता है कि मेरी इस हेवनली मार्शल गॉड बॉडी में इतनी पावर है कि एक ही सोडरिक के साथ हेवन को भी काट सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं अकेला ही डार्कनेस में जाकर डार्कनेस का मुकाबला कर सकता हूँ। इतना कहने के साथ वो अपने एक इशारे के साथ वहां पर एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट कर देता है और फिर वहां से बहुत ही तेजी से क्रॉस करते हुए सीधा नीचे की तरफ आता है और सीधा उसे ग्राउंड पर आकर लैंड करता है जहाँ पर सारे लोग खड़े हुए थे। और शाओचिन दोबारा से अपनी उसी हेवनली मार्शल गॉड बॉडी को समन करता है तो वो गॉड बॉडी वहां पर पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती है। और शाओचिन उन लोगों से कहता है बताओ क्या मैं क्वालिफाइड हूँ या नहीं, जिस पर वहां मौजूद सारे ही लोग हैरान हो गए थे कि इसके पास एक ट्रू मार्शल गॉड बॉडी है, मगर ये बहुत ही ज्यादा यंग है और इतनी यंग एज में इसने ये सब कुछ कैसे अचीव कर लिया। खास तौर पर लिंग यान तो इस बात को मानने को तैयारी नहीं था। वो कहता है कि ये सब कुछ फेक है क्योंकि ये लड़का बिल्कुल बेकार है, ये कल्टीवेट तक नहीं कर सकता तो फिर इसके पास ऐसी बॉडी कहाँ से आ गई है, इसने जरूर कोई धोखा दिया है। मगर वो सेक्ट मास्टर कहती है कि मैंने इसकी बॉडी को अच्छी तरह से चेक किया है, इसके पास एक ट्रू डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी है। मगर लिंग यान इस बात को मानने से साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं इस लड़के को शुरू से जानता हूँ। इसकी डेंटियंस बहुत ही डैमेज हो चुकी थी और उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, तो फिर ये कैसे ठीक हो सकता है और रातों रात एक मार्शल गॉड कैसे बन सकता है। मगर यहाँ पर वो सेक्ट मास्टर शाओचिन से कहती है कि इन लोगों ने तुम्हारी डिसरेस्पेक्ट की है, तुम इन्हें क्या सजा देना चाहोगे। तो शाओचिन कहता है सेक्ट के रूल्स का कहते हैं, तो वो लड़कियों से बताती है कि सेक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी डिसाइपल एल्डर्स की इंसल्ट करता है तो वे सजा के तौर पर बिल्कुल लोएस्ट लेवल की जॉब दी जाती है, यानी कि ये दोनों लेबर का काम करेंगे। जिस पर शाओचिन कहता है ठीक है तो फिर सेक्ट के रूल्स के हिसाब से इन्हें पनिश किया जाए। मगर लिंगजन कहता है ये नामुमकिन है, मुझे इस तरह की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। ये ज़ेनबी मेंशन का मास्टर हूँ और मेरा ज़ेनबी मेंशन तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। मगर शाओचिन कहता है मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तुमने अपने साथ खुद किया है। और वहां पर वो सेक्ट मास्टर भी कहती है तुम्हारा ज़ेनबी मेंशन वो क्या ही कर लेगा, वो बस मामूली से लोग है। मैं चाहूँ तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे पूरे के पूरे ज़ेनबी मेंशन और शेयर डायनेस्टी को पूरी तरह से खाक में मिला सकते हो। ये सुनकर लिंगजियान और बाकी वो प्रिंसेस भी सुनकर लिंगजियान और वो प्रिंसेस काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो लड़की अपने एक डिसाइपल से कहती है कि फौरन से इन्हें यहाँ से ले जाओ। ये कहने के बाद एक बंदा उन्हें वहां से ले जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो डिसाइपल उन लोगों को एक छोटे से कमरे में लेकर आता है और कहता है कि आज से तुम दोनों यहीं पर रहोगे और तुम लोगों की जॉब ये है कि तुम लोगों ने पौधों को पानी डालना है और मेडिसिनल हर्ब के लिए लिक्विड तैयार करना है और इन पौधों को खाद भी डालनी है। यानी कि लेबर वाले जो कुछ काम है वो सारे के सारे इन लोगों को करने होंगे। जिस पर लिंगजियान कहता है मैं ज़ेनबी प्रिंस होकर ये काम करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और वो लड़की भी कहती है मैं ग्रेट शेयर डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस हो, मैं इसे गंदे काम में हाथ भी नहीं डालूंगी। मगर वो डिसाइपल उन लोगों से कहता है क्या कहा तुम लोगों ने, ज़ेनबी प्रिंस और 9th प्रिंसेस, तुम लोगों का कोई स्टेटस यहाँ पे काम नहीं आएगा। अगर तुम लोगों ने ये काम करने से मना कर दिया तो तुम लोगों को सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा और हो सकता है तुम्हारे कल्टीवेशन भी खत्म कर दी जाए। ये सुनकर लिंगजियान गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, उस शाओचिन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट मास्टर के पास वहां पर कुछ एल्डर्स आते हैं और वो आते साथ ही कहते हैं कि आपने हमसे पूछे बगैर सेक्ट में नए टेरिडर को शामिल कर लिया और हमें बताया तक नहीं। तो फिर वो सेक्ट मास्टर कहती है क्या मुझे यहाँ पे एल्डर रखने के लिए अब तुम लोगों के अप्रूवल्स की जरूरत है। जिस पर वो मास्टर डर के कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने
मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि हमें अपने सेट की रेपुटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए, वरना सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम लोगों ने कल के लड़के को अपने सेट का एक एंडर बना दिया है, जबकि उसकी कल्टीवेशन भी कुछ खास नहीं है। जिस पर वो सेट मास्टर कहती है मैंने जिसे एंडर बनाया है तुम्हें उस पर कोई एतराज है। मैं जानती हूँ तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो, बात तुम्हारे डिसाइपल की है। शायद तुम अपने डिसाइपल को नए एंडर बनाना चाहते थे। इतने में वहां पर एक और एंडर भी बोलता है और वो कहता है कि मेरे ख्याल से ग्रैंड एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें उस लड़के को कम से कम आजमा लेना चाहिए। अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर उसे एल्डर बनाने में कोई दिक्कत नहीं, ना ही कोई उससे कोई सवाल पूछेगा। इतने में हम शाओचेन को देखते हैं, वो उन एल्डर से कहता है कि आप लोग किस किस्म का टेस्ट लेना चाहते हैं। तो वो एल्डर्स कहते हैं कि तुम्हें 10,000 माउंटेन्स में जाकर एक नेसेंट सोल लेवल के डीमन को मारना होगा। मगर बाकी खड़े हुए एल्डर्स ये बात भी उसे बता देते हैं कि नेसेंट सोल डीमन को मारने के लिए अब तक जितने भी डिसाइपल्स वहां पर गए हैं वो सारे ही मारे गए हैं। कोई भी बंदा 10,000 माउंटेन्स में जाकर वापस नहीं आ पाया है। तुम्हारे जैसे न जाने कितने जीनियस वहां पर गए और मारे गए। ये सुनने के बाद सेक्ट मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है क्या तुम इसे जानबूझकर मरवाना चाहते हो। तो एल्डर कहता है कि अगर इसे नाइट एल्डर बनना है तो उसके लिए इसे ट्रायल पास करना ही होगा। ये बात तो सेक्ट मास्टर को काफी गुस्सा दिलाती है, मगर दूसरी तरफ से शाओचेन कहता है कि अगर मुझे एल्डर बनने के लिए ये छोटा सा टेस्ट देना ही है तो फिर मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है और ये टेस्ट कब शुरू होगा। तो वो एल्डर से बताते हैं कि आज से 3 दिन के बाद तुम्हारा ट्रायल शुरू होगा। मगर वहां भी खड़ी हुई एक एल्डर कह रही होती है कि ये लड़का शायद अपनी जान से जाना चाहता है, इसे मालूम ही नहीं है कि 10,000 माउंटेन किस बला का नाम है। वो लोग उसे इस जाल में फंसा कर वहां से चले जाते हैं, मगर वहां पर सेक्ट मास्टर से कह रही होती है तुमने जल्दबाजी में ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन इतनी खतरनाक हो सकती है। मगर शाओचेन कहता है मैं जानता हूँ आपको मेरी फिक्र है, पर मैंने ये चैलेंज ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं किया। मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और मैं जानता हूँ मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। इतने में वो सेक्ट लीडर्स के पास आती है और उसे अपनी एक हेवनली किंग लेवल की सोर्ड देती है और उसे कहती है कि एक नाइट एल्डर होने के नाते मैं तुम्हें ये सोर्ड गिफ्ट कर रही हूँ। उस सोर्ड को देखते ही शाओचेन कहता है कि सिस्टम ने मुझे ऑलरेडी शुआन हुआन सोर्डमैनशिप दे दी थी, मेरे पास सिर्फ एक सोर्ड की कमी थी। फाइनली वो सोर्ड भी अब मुझे मिलने वाली है। मगर वो मास्टर से कहती है कि इस सोर्ड को यूज करने से पहले तुम्हें 3 दिन तक अपनी सोर्डमैनशिप पर काम करना होगा, क्योंकि ये एक हेवनली रैंकिंग की सोर्ड है तो इसे इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर शाओचेन कहता है कि क्यों ना आप मुझे एक मतलब ट्राई करने दीजिए, मगर वो मास्टर से साफ साफ मना करती है कि ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना। ये हेवनली रैंकिंग की सोर्ड है, अगर तुम इसे बिला वजह से ही ट्राई करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इससे बहुत तकलीफ हो सकती है और हो सकता है कि इससे तुम्हारी कल्टीवेशन को फर्क पड़े। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो एल्डर्स को मौका मिल जाएगा और वो लोग तुम्हें बहुत ही आसानी से टारगेट करेंगे। शायद तुम जानते भी नहीं होगे कि वो लोग तुम्हें क्यों टारगेट करना चाहते हैं। मगर शाओचेन कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं बस एक मतलब ट्राई करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सोर्ड ने अपने आप को वैसे ही मुझे सबमिट कर दिया था, मुझे बस एक ट्राई करनी थी। ये कहने के बाद वो लड़की से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हें एक ट्राई करने का मौका दे रही हूँ, पर याद रखना कि बाद में पछताना मत। वो लेडी उसे वो सोर्ड वापस करती है तो शाओचेन उस सोर्ड को अपने हाथों में पकड़ता है तो वो फौरन से उस सोर्ड के स्पेस में चला जाता है, जहाँ पर उसे हर तरफ बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट दिखाई दे रहे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर उसका एक और फॉर्म भी मौजूद होता है और वो सोर्ड के साथ शुआन हुआन सोर्ड को यूज करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी सोर्ड ऊपर से आती है और वो बहुत ही जोर से आकर जमीन पर हिट करते हैं, जिससे हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है और शाओचेन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी वो उस लेडी को हैरान कर देती है और वो ये कहती है कि लगता है इसने इस सोर्ड को सबमिट कर लिया है, कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। शाओचेन वो उस लड़के के सामने उस सोर्ड को यूज करके दिखा पाया और कहता है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये सोर्ड अपने आप को खुद ही सबमिट कर लेगी। मगर वो लड़की हैरान होती है कि मुझे हेवनली रैंकिंग की सोर्ड अप्रूवल के लिए कम से कम 30 साल लगे थे, तब जाकर सोर्ड ने मुझे अपना अप्रूवल दिया था और इसने तो बस
खड़े खड़े ही ये सब कुछ कर दिया है। वो शाओचेन को बताती है कि तुम्हें अब जरा संभल कर रहना होगा, वो एल्डर्स तुम्हें जानबूझकर निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो अपने डिसाइपल्स को लाना चाहते हैं, जबकि मैं तुम्हें लाना चाहती हूँ। अगर वो तुम्हें 10,000 माउंटेन में भेज रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों ने कोई बैकअप प्लान बनाया हुआ होगा, इसीलिए तुम्हें अब संभल कर रहना होगा। जिसके बाद वो वापस से अपनी जगह जाकर बैठ जाती है और शाओचेन से कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी 3 दिन बाकी है, ऐसा करो कि तुम 3 दिन तक अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू करो। हो सकता है 3 दिनों के अंदर तुम कोई ब्रेक थ्रू कर लो, और मेरी मानो तो तुम हेवनली ड्रैगन एंड फिनिक्स फ्यूजन टेक्निक को यूज करके दोबारा से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। ये सुनकर शाओचेन कहता है कि फ्यूजन टेक्निक, इसका क्या मतलब है? उसे फिर से याद आता है कि उसने जब फर्स्ट टाइम उस लड़की के साथ इंटीमेट किया था तो उस टाइम उसका पावर लेवल बहुत तेजी से अपग्रेड हो गया था, और उसे अब ये बात समझ में आ जाती है कि वो लड़की क्या कहना चाहती है। शाओचेन से कहता है कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मेरे जाने से पहले तुम मेरे साथ वो फ्यूजन टेक्निक यूज करना चाहती हो। ये कहने के साथ वो फौरन से उसके पास जाकर उसे उठा लेता है, जिस पर वो लड़की कहती है ये क्या कर रहे हो? तो शाओचेन कहता है कि तुमने खुद ही ऑफर की है, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कितना फिक्रमंद हो। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से लिन टियान को दिखाया जाता है। लिन टियान वो काफी ज्यादा भड़का हुआ होता है क्योंकि उसे लेबर वाला काम करना पड़ रहा था और 9 प्रिंसेस भी उसके साथ मौजूद होती है, और वो शाओचेन के बारे में कह रहा होता है कि उसे मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है, चाहे उसके लिए, चाहे उसे मारने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो जरूर करूंगा। अचानक वहां पर एक एल्डर अपीयर होता है और वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्लान है, तुम शाओचेन को मरवा सकते हो। ये सुनकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें बताइए वो क्या प्लान है। तो वो एल्डर उन्हें कहता है कि 3 दिन के बाद शाओचेन वो 10,000 माउंटेन्स में जाने वाला है और वहां पर वो नेसर सोल लेवल के डीमन को मारेगा, मगर तुम लोग उसके पीछे पीछे वहां पर जाना और वहां जाने के बाद तुम लोग इस सील को तोड़ देना। इसके बाद शाओचेन वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। सुनकर वो लड़का और लड़की बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली शाओचेन को मारने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल गया है, और अगर वो लोग शाओचेन को मार देते हैं तो शायद उन लोगों को उनकी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। मगर वो एल्डर दिल दिल में कह रहा होता है इन दोनों बेवकूफ़ों को इतना भी नहीं मालूम कि 10,000 माउंटेन से नेसर सोल लेवल के कल्टीवेटर्स भी वापस नहीं आ पाते, तो ये तो मामूली से लेवल के वॉरियर थे। मगर दूसरी तरफ हम दोबारा से शाओचेन को देखते हैं। वो रातें रंगीन करने के बाद दोबारा से कल्टीवेशन करने बैठ जाता है, और वो लड़की ये देखकर काफी सरप्राइज होती है कि उस फ्यूजन टेक्निक के बाद इसका कल्टीवेशन लेवल तेजी से अपग्रेड होने लगा है, और देखते ही देखते वो नेसेंट सोल लेवल के मिड लेवल को भी अचीव कर लेता है। जिस पर वो लड़की कहती है अगर इसी तरह ये बार बार कल्टीवेट करता रहा तो ये बहुत तेजी से अपग्रेड कर लेगा और नेसेंट सोल लेवल के डीमंस को भी आराम से मार पाएगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन पूरे हो चुके होते हैं और शाओचेन अभी भी कहीं पे नजर नहीं आ रहा था, और वहां पे मौजूद एल्डर्स वो सेक्ट मास्टर से कह रहे होते हैं कि आप बिला वजह उसका इंतजार कर रही है। मेरी माने तो उसे एल्डर की पोस्ट ना दें, क्योंकि अगर उसे ट्रायल पास करना होता तो वो कब का आ चुका होता। ये कहने की देर तक के शाओचेन फौरन से वहां पे आ पाए और वो एल्डर से कहता है कि इतने में क्या जल्दी है, थोड़ा सा तो इंतजार कर ले। इतने में वो एल्डर कहते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए, बस अब देखना ये है कि क्या तुम इस ट्रायल को पास कर पाते हो या नहीं। और दूसरी तरफ वो सेक्ट मास्टर उसके लिए अभी भी काफी फिक्रमंद होती है। उसे लग रहा था कि 10,000 माउंटेन्स या डीमंस को मारना बहुत मुश्किल है। मगर शाओचेन वो उस लेडी से कहता है कि मैं जानता हूँ इस काम में बहुत खतरा है पर मैं ये कर लूंगा। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि 10,000 माउंटेन की तरफ जाते हुए अचानक वो लिंकियन के ऊपर से गुजरता है। तो लिंकियन ये देखकर फौरन से उस लड़की के साथ उसका पीछा करता है। जब शाओचेन 10,000 माउंटेन पे आके पहुंचता है तो उसे वहां पर कोई डीमन नहीं दिखाई देता, मगर वो कहता है कि एविल डीमन मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे छुपे हुए हो, फौरन से बाहर आ जाओ, देखो तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ये कहने की देर थी कि अचानक से जमीन फटना शुरू हो जाती है और सब कुछ जमीन के अंदर चला जाता है, और देखते ही देखते उसके अंदर से एक एंशिएंट डीमन बाहर निकल आता है जो कि एक डायनासोर के शेप का था। और वो शाओचेन को कह रहा है कि
बेवकूफ़ बच्ची, तुमने यहाँ पर आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुमसे पहले भी न जाने कितने लोग आए, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं गया। तुम्हें लगता है कि तुम मारोगे मुझे? मैं नेसेंट सोल लेवल के पीक पे हूँ, तुम्हारा एक लेवल अप भी मुझसे डाउन है। तुम मुझे मारने का सोच भी नहीं सकते। उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर लिंगटियान भी आ पहुँचता है और वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये डीमन इससे ज्यादा ताकतवर है, यानी कि अब इस लड़के के बचने का कोई चांस नहीं। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन जैसे ही बहुत सारे नोकीले स्टोन्स थ्रो करता है तो शाओ चेन फौरन से अपनी हेवनली मार्शल गॉड बॉडी को समन कर लेता है। वो गॉड बॉडी जैसे ही वहां पे अपीयर होती है तो वो नोकीले स्टोन्स उससे टकरा कर वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देखकर वो डीमन भी थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि भले ही तुम्हारे पास एक डिवाइन बॉडी है पर मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो जमीन के अंदर घुसकर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो जायंट बॉडी उसे पकड़कर ऊपर उठा देती है और हम देखते हैं कि वो जायंट बीस्ट उस डिवाइन बॉडी के हाथ में आता है तो वो एक छोटे से चूहे जितना लगता है और शाओ चेन उसे पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पे मारता है और फिर दोबारा से उठाकर जोर से जमीन पे मारते हुए उसे मसल कर रख देता है। और दूसरी तरफ लिंगटियान वो अपने हाथ में मौजूद सील को तोड़ लेता है ताकि उसका काम पूरा हो सके और शाओ चेन मर सके। मगर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शाओ चेन वो अपनी उस जायंट बॉडी के साथ एक और जोरदार एनर्जी अटैक करता है जिसके साथ वो उस बीस्ट की धज्जी उड़ा कर रख देता है। इतने में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और शख्स की एंट्री होती है और वो आते साथ ही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेट को मारने की। मगर जब वो शाओ चेन के पास वो जायंट डिवाइन बॉडी देखता है तो वो भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर शाओ चेन वो उसे देख कर कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें इस तरह के पेट्स पालने का शौक है। मुझे एक टास्क दिया गया था और मैंने अपना वो टास्क कंप्लीट करना था और मुझे इस बीस्ट का कोर निकालना है। ये कहने के बाद वो उस बीस्ट का कोर फौरन से खींच कर अपनी तरफ ले आता है। ये देखकर वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी क्योंकि तुमने मेरे पेट को मारा है तो तुम्हें अब खुद भी मरना होगा। ये कहने की देर थी कि वो फौरन से अपने ड्रैगन का अटैक करता है। वो इस मॉगी ड्रैगन फौरन से शाओ चेन की तरफ आगे बढ़ता है तो शाओ चेन फिर से अपनी वो जायंट डिवाइन बॉडी समन कर लेता है और उसके साथ उस ड्रैगन को मुंह से पकड़कर उसे बीच में से चिरने की कोशिश करता है, जिस पर वो मास्टर हैरान हो जाता है कि ये तो एक जायंट मार्शल गॉड बॉडी है, यानी कि ये बात बिल्कुल सच है। रिसेंटली जो मार्शल गॉड डिवाइन बॉडी अपीयर हुई थी वो इस लड़के की थी। उसकी ये बात सुनते ही शाओ चेन भी समझ जाता है कि सेक्ट मास्टर ने जो बात बताई थी वो बिल्कुल सच थी। हर शख्स उसके पीछे पड़ा है और खासतौर पर डीमन। ये कहने के साथ वो उस डीमन को तो मार देता है, मगर दूसरी तरफ वो डीमन वॉरियर कहता है कि अच्छा है कि तुम मेरे हाथ आ गए हो, मैं तो कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। पूरे के पूरे डीमन ड्रेस ही तुम्हें ढूंढ रही है, पर क्योंकि तुम मेरे हाथ आए हो तो मैं तुम्हें थोड़ी आसान मौत दूंगा। मगर शाओ चेन कहता है कि क्यों ना मैं इस डीमन के साथ साथ तुम्हें भी मार दूं और तुम्हारा भी कोर निकाल लो। इस तरह मुझे एक और ग्रेट अचीवमेंट मिल जाएगी। ये सुनते ही वो डीमन कहता है कि ये तो अब पता चलेगा कि कौन कितना ताकतवर है और कौन किसे मारता है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने स्मोक ड्रैगन्स को दोबारा से रिलीज करता है और शाओ चेन उन्हें रोकने के लिए फौरन से अपनी हेवनली रैंकिंग की सोर्ड को समन कर लेता है और वो सोर्ड जब नीचे आती है तो वो ड्रैगन फौरन से उस सोर्ड की तरफ लपटने की कोशिश करते हैं, मगर उस सोर्ड से निकलने वाली एनर्जी वो उन ड्रैगन्स को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करती है, जिसकी वजह से वो डीमन वॉरियर भी बुरी तरह से हर्ट होता है। उसके मुंह से भी खून निकल आता है, जिसके बाद वो डीमन प्रिंस शाओ चेन से कहता है कि तुम्हारी ये सोर्ड काफी ताकतवर है, तुम्हें मारने के बाद ये सोर्ड भी मेरी हो जाएगी। इतना कहते ही वो फौरन से अपने आप को एक डीमन ड्रैगन में कन्वर्ट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो उस सोर्ड की तरफ आगे बढ़ता है तो वो सोर्ड इतनी बड़ी होती है कि वो ड्रैगन के आगे बिल्कुल छोटा लग रहा था और उस सोर्ड को कंट्रोल करने के चक्कर में वो जब उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है तो उस सोर्ड की एनर्जी उसे ही इतना जोर से पुश करती है कि वो दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और इतनी बुरी तरह से इंजर्ड होता है कि वो अपने बारे में कहता है
मैं 14 डीमन प्रिंस हूँ, मैं आखिर इस वॉरियर से कैसे हार सकता हूँ। मगर वो जाते जाते शाओचिन से कहता है कि चाहे मैं मर भी जाऊँ तो भी मेरे बाद के लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और डीमन क्लान तुम्हारा हर जगह पीछा करेगा। इतना कहने के साथ हम देखते हैं उसकी बॉडी से उसका वो एनर्जी कोर निकलकर शाओचिन के हाथ में आ जाता है। उसे देखकर शाओचिन कहता है कि ये कोर देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक रॉयल ब्लड डीमन कोर है। मगर इतने में अचानक वहां पर एक डीमन प्रिंस आता है और वो आते साथ ही शाओचिन को मौत की धमकी देता है, क्योंकि शाओचिन ने अभी जिस बीस्ट को मारा था वो असल में उस डीमन प्रिंस का पेट था और उस पेट का बदला लेने के लिए डीमन प्रिंस फौरन से शाओचिन पर बहुत सारे अटैक्स करता है। मगर उसके अटैक्स शाओचिन की उस डिवाइन बॉडी के सामने बिल्कुल बेअसर होते हैं, क्योंकि वो एक मार्शल गॉड बॉडी होती है। उसे मारने के लिए वो डीमन प्रिंस अपना सबसे पावरफुल अटैक भी करता है, जिसके जरिए वो शुआन वान थर्ड को अपने उस ड्रैगन फॉर्म के साथ पूरी तरह से निकलने की कोशिश करता है। मगर उस वजह से वो खुद इतना इंजर्ड होता है कि वो खुद मौत के मुंह में जाने लगता है। मगर वो जाते जाते अपने डीमन ड्रेस को एक मैसेज भेज देता है, जिसके बाद वो खुद एक डीमन कोर में कन्वर्ट होकर शाओचिन के हाथ में आ जाता है, जिस पर शाओचिन काफी खुश होता है और कहता है कि इससे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए और क्या होगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद अगले सीन में हमें डीमन एम्परर को दिखाया जाता है। डीमन एम्परर अपनी जगह बैठा हुआ था, उसके सामने एक ईगल डीमन होता है और वो उस डीमन एम्परर को बताता है कि 14 प्रिंस ज़ूमो वो अचानक से कहीं डिसअपियर हो गया है, मैं उसका ऑरा डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। उसने एक मैसेज भी भेजा है। वो डीमन एम्परर जब उस प्रिंस का मैसेज पढ़ता है तो उसे बताया जाता है कि डिवाइन बॉडी वो अपीयर हो चुकी है। ये सुनते ही एम्परर फौरन से उस ईगल डीमन से कहता है कि मुझे बताओ कि ज़ूमो का ऑरा लास्ट टाइम कब अपीयर हुआ था और किस किस जगह अपीयर हुआ था। तो वो ईगल डीमन कहता है कि लास्ट टाइम जो उसका ऑरा डिटेक्ट हुआ था वो 10,000 माउंटेन के पास हुआ था। तो डीमन एम्परर कहता है बताओ वहां पर आसपास कौन सा सेक्ट है या फिर कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज मौजूद है, जिस पर वो डीमन कहता है कि वहां 10,000 माउंटेन से और 10,000 माउंटेन्स के आसपास जो सेक्ट मौजूद है वो सिर्फ और सिर्फ शुआन वान स्वॉर्ड सेक्ट है और प्रिंस ज़ूमो वो या तो 10,000 माउंटेन पर कहीं मौजूद हो सकता है या फिर उसे शुआन वान सेक्ट के लोगों ने मार दिया होगा। मगर एम्परर कहता है कि अगर ज़ूमो का सामना मार्शल गॉड डिवाइन बॉडी के साथ हुआ है तो यकीनन उस मार्शल गॉड बॉडी ने उसे खत्म कर दिया होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो मार्शल गॉड बॉडी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। ये सुनते ही वो ईगल डीमन कहता है कि लास्ट टाइम वो मार्शल गॉड बॉडी 10,000 माउंटेन में अपीयर हुई थी, या तो वो 10,000 माउंटेन में मौजूद होगा या फिर वो शुआन वान सेक्ट में मौजूद होगा। ये सुनकर डीमन एम्परर कहता है कि ठीक है, अब उन लोगों को बाहर लाने का वक्त हो गया है। हमें 14 प्रिंस का बदला लेने के साथ साथ उस डिवाइन मार्शल गुड बॉडी को हासिल भी करना है, तो उसके लिए हमें कोई ऐसी चाल चलनी होगी कि जिससे वो डिवाइन बॉडी खुद चल कर आए। वो ईगल डीमन से कहता है कि तुम एक काम करो, फौरन से ग्रेट शियर डायनेस्टी पर जाकर हमला कर दो। जब वो लोग हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो वो लोग खुद ही शुआन वांग स्वॉर्ड सेक्ट के पास हेल्प के लिए जाएंगे और शुआन वांग स्वॉर्ड सेक्ट उन्हें बचाने के लिए अपने कल्टीवेटर्स को वहां पर जरूर भेजेगा और वो डिवाइन बॉडी भी वहां पर जरूर आएगी। जिसके बाद यह सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से लिंग टियान और उस प्रिंसेस को देखते हैं। वो दोनों काफी घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन लोगों का मिशन फेल हो गया था और उन लोगों को एंजल ली भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर उन लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। मगर इतने में अचानक शाओचिन उनके पास से होते हुए सीधा आगे की तरफ चला जाता है। ये देखकर वो लोगों से बहुत ज्यादा इरावते है कि ये यहाँ भी क्या कर रहा था, कहीं ये हमें मारने के लिए तो वापस नहीं आया। अगर ये हमें मारना चाहे तो ये हमें चुटकियों में मार देगा, अब हम लोग क्या करें। मगर लिंग जियान कहता है अब जो भी होगा देखा जाएगा। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सेकंड लीडर वो अभी भी शाओचिन का इंतजार कर रही होती है और वहां पे बाकी सारे एल्डर्स भी मौजूद थे। मगर हम देखते हैं एल्डर ली वो सब लोगों से कहता है कि उसे काफी देर हो चुकी है, अभी हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वापस आने वाला नहीं है। ये सुनते ही सेक्ट लीडर से कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने सेक्ट के जीनियस से हाथ धो बैठे
कि वो वापस ना आए। क्या तुम ये चाहते हो कि हम उसकी जगह कोई न्यू एल्डर लेकर आए? तो फिर एल्डर ली भी खामोश हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा था। मैं भला अपने सेट के इतने होनहार जीनियस के बारे में ऐसी बात क्यों कहूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि वो वापस आ जाए, मगर 10,000 माउंटेन से आज तक कोई वापस आया ही नहीं है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। मगर इतने में अचानक वहाँ पर शाओ चेन अपीयर होता है और उसे देखकर एंडर ली के तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि जी कैसे पॉसिबल है, तुम जिंदा हो और तुम वापस भी आ गए हो? तो फिर शाओ चेन कहता है लगता है एंडर ली को मेरा यहाँ पर आना काफी अजीब लग रहा है, शायद उन्होंने सोचा था कि मैं नहीं आऊंगा। मगर वो लोग कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, 10,000 माउंटेन में जाने वाला बंदा आज तक वापस ही नहीं आया, तो तुम कैसे आ गए? यहाँ पर एंडर ली दिल में कह रहा था कि वहां पर डीमन प्रिंस ज़ूमो मौजूद था, तो ये उससे कैसे बच निकला और ऊपर से उस ड्रैगन ब्लड बीस्ट से ये कैसे बच गया? क्या इसने उस बीस्ट को मार दिया है? और डीमन प्रिंस कहाँ गया? क्या उन दोनों बेवकूफों ने मेरे उस जेट स्लिप को तोड़ा नहीं था? वो दोनों मेरे किसी काम नहीं आए। उन लोगों से अच्छा तो यह था कि शायद मैं किसी मामूली से कल्टीवेटर को उनके साथ भेज देता। मगर यहाँ पर शाओ चेन वो सब लोगों को बताता है कि मैं जिस काम के लिए गया था मैंने वो काम कर दिया है। वो उन सब लोगों को एक बीस्ट का कोर भी दिखाता है, जिसे देखकर वो सब लोग काफी हैरान होते हैं कि शाओ चेन इतनी जल्दी वापस आया है और उसने उस बीस्ट को मार भी दिया है। ये तो नामुमकिन जैसी बात लगती है। मगर शाओ चेन वो बीस्ट कोर सब लोगों को दिखाता है और कहता है कि चाहो तो इसे चेक कर लो, ये एक रियल ब्लड बीस्ट का कोर है। और शुआन वन सेक की लीडर वो खुद उस बीस्ट कोर को अपने हाथों में रखकर चेक करती है, तो उसे साफ साफ पता चल जाता है कि ये बिल्कुल फ्रेश ऑन रियल ड्रैगन ब्लड बीस्ट कोर है। वो सब लोगों को बता देती है कि शाओ चेन ने अपना ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब कोई भी उस पर उंगली नहीं उठाएगा। और बाकी सारे लोग भी इसके लिए बहुत खुश होते हैं। और शाओ चेन यहाँ पर एंडर ली से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस ट्रायल में भिजवाया, वरना मैं इस कोर को हासिल ही नहीं कर पाता। मगर एंडर ली कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुमने ड्रैगन ब्लड बीस्ट को कैसे मारा है? तो शाओ चेन कहता है आपको कैसे पता था कि वहां पर एक ड्रैगन ब्लड बीस्ट है? तो एंडर ली कहता है कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से वहां पर जाता रहा हूँ और मुझे 10,000 माउंटेन के चप्पे चप्पे के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। मगर फिर शाओ चेन कहता है अगर आपको इतनी ही नॉलेज है तो फिर आपको यह भी पता होगा कि वहां पर एक डीमन कल्टीवेटर भी मौजूद था, जो कि नेसेंट हेवन लेवल का वॉरियर था। ये सुनकर बाकी सारे लोग चौंक जाते हैं कि नेसेंट हेवन लेवल का वॉरियर वो वहां पे क्या कर रहा था और 10,000 माउंटेन में डीमंस कब से आना शुरू हो गए। शाओ चेन कहता है कि वो डीमन पहले से ही जानता था कि मैं वहां पर आने वाला हूँ, इसीलिए वो मेरा इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन्हें पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था। ये बातें सुनने के बाद अब सेक लीडर वो एंडर ली से कहती है कि आपको पता था कि वहां पे नेसेंट हेवन लेवल का कोई वॉरियर है। मुझे बताइए कि आखिर आपने ये सब कुछ जानने के बाद इसे वहां जाने के लिए क्यों फोर्स दिया था? ये सुनकर एल्डर ली दिल में कहता है कि ये सब कुछ इस लड़के की वजह से हो रहा है, इसकी वजह से मैं एक्सपोज होने लगा हूँ। सेक लीडर से कहती है कि मुझे इसके लिए जवाब चाहिए। क्या आप ये चाहते थे कि शाओ चेन वहां जाए और वो वहां पे मारा जाए? तो एल्डर ली कहता है कि मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं इसके लिए सजा भुगतने को भी तैयार हूँ। जिस पर सेक लीडर से कहती है अगर ऐसा ही है तो फिर आज से हम तुम्हें 3 महीने के लिए एल्डर की पोजीशन से हटा रहे हैं और साथ में आपको ग्रीन एंशर्ट डी लीव्स वो शाओ चेन को देने होंगे। तो ग्रीन एंशर्ट लीव ट्री का सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एंशर्ट लीव्स वो तो सच में कमाल के होते हैं और काफी महंगे भी है। एंडर ली के पास ये 3 लीव्स कहाँ से आ गए? जरूर एंडर ली ने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए होंगे। और एंडर ली वो भी ना चाहते हुए भी अपने वो एंशंट लीव वाल निकालता है और शाओ चेन को देते हुए कहता है कि बच्चे इन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो शाओ चेन वो एंशंट लीव लेता है और कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं इन्हें अपने कल्टीवेशन के लिए यूज करूंगा और के जरिए ब्रेक थ्रू करूंगा। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं इन्हें
इस तरह संभाल कर रखूंगा कि कोई इन्हें चुरा तक नहीं पाएगा। यहाँ पर शाओ चिन क्लियरली एंडर ली को ही इशारा करके कह रहा था कि तुम चाहकर भी अब ये मुझसे वापस नहीं ले सकते, जिस पर एल्डर ली उसकी बात को समझ जाता है और गुस्से में बिल्कुल पागल होने लगता है और कहता है कि ऐसा है तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। वो गुस्सा करके वहां से चला जाता है और फिर सेक्ट लीडर बाकी सब लोगों से भी कहती है कि एल्डर्स आप लोग जा सकते हैं। ये सुनने के बाद सारे ही एल्डर्स भी वहां से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद शाओ चिन वो सेक्ट लीडर की तरफ पलट कर देखता है और सेक्ट लीडर उसे कहती है कि मुझे शक था कि एल्डर ली वो डीमन के साथ मिला हुआ होगा। मुझे बाद में बहुत पहले ही जान गई थी। ये सुनकर शाओ चिन कहता है कि अगर आपको पता था कि वो डीमन के साथ मिला हुआ है और वो मुझे मरवा सकता है तो फिर आपने उसके कहने पर मुझे अकेले 10,000 माउंटेन में क्यों भेजा था। जिस पर सेक्ट लीडर कहती है तुम्हें किसने कहा कि तुम वहां अकेले गए थे। ये सुनकर शाओ चिन हैरान हो जाता है कि मैं तो अकेला ही गया था, मगर सेक्ट लीडर अचानक से गायब हो जाते जिस पर शाओ चिन के होश उड़ जाते हैं और वो सेक्ट लीडर को देखता है कि वो उसके पास अपीयर होती है तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि आप हमेशा मेरे साथ मौजूद थी और वो वाली सेक्ट लीडर आपकी एक क्लोन थी। जिस पर सेक्ट लीडर से कहती है कि मैंने अपना एक क्लोन यहाँ पर बिठा दिया था और मैं खुद तुम्हारे साथ मौजूद थी। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि क्या ये वाकई में सच है कि वहाँ पर कोई इतना पावरफुल डीमन है कि वो हमारे सेक्ट के जीनियस डिसाइपल्स को मार सकता है। मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी कि हमारे जितने भी जीनियस वहाँ पर जाते हैं और वो मारे जाते हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं एंडर ली का हाथ होता है, इसीलिए मैं खुद से आज सब कुछ देखना चाहती थी। आज मुझे ये बात पूरे यकीन के साथ पता चल गई है कि वो एल्डर ली ही है जो कि पिछले 10 सालों से हमारे सेक्ट के जीनस डिसाइपल्स को मरवा रहा है और वो सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है कि कोई भी 9th एल्डर की पोजीशन तक ना पहुंच सके और सिर्फ उसका अपना डिसाइपल वो इस पोजीशन को हासिल करे। तुमने जिस 14 डीमन प्रिंस को मारा है वो असल में डीमन एम्परर का 14 सन है और उसने मरने से पहले ही अपने ब्रदर्स को यूज करते हुए डीमन ड्रेस को मैसेज भेज दिया था और अगर मैं गलत नहीं तो वो मैसेज अब डीमन ड्रेस के पास पहुंच गया है और वो लोग बहुत जल्द तुम्हारे अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे और उन लोगों को पता चल गया होगा कि तुम यहाँ पर श्वान हुआन सेक्ट के अंदर मौजूद हो। इतना कहने के बाद वो उसे 2 डीमन कोर देती और कहती है कि ये 2 डीमन कोर उन एंशर्ड लीव के साथ मिलाकर यूज करो। इन्हें रिफाइन करने के बाद तुम जरूर ब्रेक थ्रू करोगे और तुम भी नेसेंट सोल लेवल के बाद हेवन रियलम में चले जाओगे, जिसके बाद तुम्हारा पावर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि तुम उन डीमन से अपने आप को बचा पाओगे। ये कहने के बाद शाओ चिन वो डीमन को ले लेता है और अगले सीन में हमें ग्रेट शिया डायनेस्टी के एम्परर को दिखाया जाता है। वो एक जगह बैठा हुआ था और एक जनरल उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर हमला हो चुका है, जिस पर वो एम्परर कहता है कि मैं जानता हूँ नॉर्दर्न बॉर्डर वो हमारे ग्रेट शिया डायनेस्टी की रीढ़ की हड्डी है। अगर नॉर्दर्न बॉर्डर पर डीमस ने कंट्रोल ले लिया तो मेरा ग्रेट शिया डायनेस्टी का पूरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा और शिया डायनेस्टी अपनी ग्लोरी तक आने से पहले ही खत्म हो जाएगी। तुम्हें कुछ भी करके डीमंस को रोकना होगा। वो जनरल असल में शाओ चिन का वही अंकल होता है जिसने शाओ चिन को अपने घर से निकाल दिया था और वो एम्परर से कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ इस काम के लिए चुना है क्योंकि तुमने आज से 3 साल पहले भी डीमन बैटल में बहुत सारे नेसेट सोल डीमंस को मारा था, इसीलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पे ही भरोसा है कि तुम ये काम कर सकते हो। तो वो जनरल कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 3 साल पहले वाले नेसेंट सोल डीमंस मैंने ही मारे थे और आज भी मैं उन्हें वैसी ही मौत मारूंगा और इससे पहले कि वो मुझे देखकर डर कर भाग जाएं उससे पहले ही मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। ये सुनकर एम्परर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हम लोगों ने श्वान हुआन सोर्ड सेक्ट में भी अपना मैसेज भिजवाना है क्योंकि हमें पता है कि हमारे 2 होनहार डिसाइपल वहां पर गए हैं और उन्हें गए हुए बहुत टाइम हो चुका है। अब तो वो लोग इनर डिसाइपल बन चुके होंगे और उन लोगों ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया होंगे। अगर श्वान हुआन सेक्ट वो इस मामले में इन्वॉल्व हो जाता है तो डीमन रेस कभी भी दोबारा यहाँ पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। हमें अपने उन यंग डिसाइपल्स को अब यहाँ पे हर हाल में बुलवाना ही होगा क्योंकि वो लोग चुपचाप एक जगह बैठ कर अपने ग्रेट शिया डायनेस्टी को
को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। इतने में एक सर्वेंट बाहर निकल आता है और वो कहता है कि मास्टर, मैं फौरन से वहां पर जाता हूँ और उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। वो लोग हमारी मदद को जरूर आएंगे और अपने श्वानवान सेक्ट के फेलो डिसाइपल्स को भी ले आएंगे। जहाँ तक बात शाओ चेन की है तो शाओ फैमिली ने उसे बिला वजह इतना खिलाया पिलाया और उसकी इतनी ज्यादा देखभाल करके अपना टाइम बर्बाद किया। उसने शाओ फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। ये सुनकर वो जनरल खड़ा हो जाता है और कहता है कि शाओ चेन वो एक बेकार इंसान है, वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता। मैंने उसके ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए और मैं माफी चाहता हूँ कि शाओ चेन की वजह से आज मुझे और आप लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है। वो एक रूम में बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा था कि इतने में अचानक वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और उन डीमन कोर को यूज करते हुए वो भी अब ब्रेक थ्रू करके फौरन से हेवन रियलम को अचीव कर लेता है। जिस पर वो खुद भी काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि एंशियंट लिव ऑन, वो डीमन कोर इतना जल्दी असर दिखा जाएगी, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। इतने में अचानक उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसे कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने नेसेंट हेवन लेवल को अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक सीक्रेट टेक्निक दी जा रही है। इसे डीमन एसेंस फ्यूजन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक के जरिए तुम डीमंस की पावर को, डीमन के ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करके उनसे भी पावर्स ले सकते हो और उसके जरिए भी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सुनकर शाओ चेन बहुत ही खुश होता है कि फाइनली उसके पास अब एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो डीमंस को मारेगा और अपना पावर लेवल अपग्रेड करेगा। इस तरह तो वो जितने भी डीमंस को मारेगा उसका पावर लेवल भी उसी हिसाब से बढ़ेगा और वो बाकी किसी भी चीज पर रिलाई किए बगैर ही बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक जा सकता है। अचानक वहां पर सेक्ट लीडर अपीयर होती है और वो आते साथ उससे कहती है कि ग्रेट शियर डायनेस्टी ने हमें एक मैसेज भेजा है, उन्हें हमारी मदद चाहिए, इसीलिए फौरन से एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाओ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन जब बाहर आता है तो वो देखता है कि वहां पर ऑलरेडी कुछ एल्डर्स खड़े हुए होते हैं और शाओ चेन वहां पर उन एल्डर्स से मिलता है तो वो एल्डर्स उसकी काबिलियत के बारे में जानकर उसकी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने सुना है कि तुमने डीमन रेस के 14 प्रिंस को मारा है, ये सच में काबिल तारीफ है। इस काम की वजह से हमारा श्वानवान सेक्ट वो अब और भी ज्यादा फेमस हो गया है। उन लोगों की ये बातें सुनने के बाद वहां पर ग्रेट शियर डायनेस्टी वाला वो सर्वेंट भी मौजूद होता है और वो ये सुनने के बाद काफी सरप्राइज होता है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा भी मौजूद है जिसने डीमन प्रिंस को मार रखा है। अगर ये हमारे साथ चले तो शायद हमारा काम और भी जल्दी हो जाएगा। वहां पर वो एल्डर जब शाओ चेन की तारीफें कर रहे होते हैं तो सेक्ट लीडर से कहती है कि ग्रेट शियर डायनेस्टी का जो बंदा हमारे पास मैसेज लेकर आया है वो अब यहाँ पे पढ़ के सब लोगों को अपना मैसेज सुना सकता है। तो वो सर्वर्ट वहां पर आकर उन लोगों से कहता है कि ग्रेट शियर डायनेस्टी का सर्वर्ट हो और मैं अपने एम्परर का एक मैसेज लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा है कि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर पर ग्रेट डीमन ने हमला किया है, हम लोगों को आप लोगों की ही मदद चाहिए क्योंकि आप लोगों की मदद के बगैर हम लोग कभी भी इन डीमन का सफाया नहीं कर पाएंगे और उल्टा हमारा पूरा ग्रेट शियर डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो वहां पर उन एल्डर्स से कहता है कि आप लोगों ने लिंगटियान और ग्रेट शियर डायनेस्टी की एक प्रिंसेस का नाम तो सुना ही होगा। वो लोग यहाँ पर इनर डिसाइपल के तौर पर काफी ज्यादा आगे चले गए होंगे। अगर वो लोग भी हमारे साथ चलते हैं तो हमारा काम और भी बेहतर होगा और उन्हें देखकर एम्परर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। मगर वो लोग कहते हैं कि क्या ये सर्वेंट उन दो डिसाइपल्स की बात कर रहा है जिन्होंने एल्डर शाओ चेन की बेइज्जती की थी और उन लोगों को सलाह के तौर पर लिबरल में शामिल कर दिया गया है। और सेक्ट लीडर से कहती है अच्छा तुम उन दो डिसाइपल्स की बात कर रहे हो। ये सुनते ही वो सर्वेंट पूछ जाता है कि सेक्ट लीडर ने खुद जानती है, इसका मतलब यह है कि वो लोग तो काफी टैलेंटेड होंगे और उन लोगों ने यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाकर अपना नाम कमा लिया होगा। वो सर्वेंट फौरन से सेक्ट लीडर से कहता है कि अब उन्हें जानती है, इसका मतलब यह है कि वो दोनों सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो हमारे ही ग्रेट शियर डायनेस्टी के लोग हैं। लिंगटियान तो वो शाओ फैमिली से बिलोंग करता है जो कि देन भी मेंशन के प्रिंस का
का यंगेस्ट सन है और दूसरी लड़की वो ग्रेट शिया डायनेस्टी के एम्परर की बेटी है। इतना कहने के बाद वो उन लोगों से कहता है कि अभी अभी मैंने आप लोगों की बातें सुनी, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों के साथ एक ऐसा एल्डर भी है जिसने 14 डीमन प्रिंस को मारा है। अगर वो एल्डर हमारे साथ चलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपको बता दूं कि जिन डीमंस ने हमला किया है वो सारे के सारे बहुत ही ताकतवर हैं और कुछ डीमंस तो नेसर्ट सोल लेवल के हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एंडस शाओ वो हमारे साथ चले। ये सुनते ही एंडस शाओ वो उस सर्वेंट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो सर्वेंट कहता है मेरी इतनी क्या मजाल कि मैं आपके बारे में कुछ जान सकूं। मैंने शायद आपके बारे में कुछ भी नहीं सुन रखा। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और अपने जिंदगी के कामों में ही मसरूफ रहता हूँ। मगर सेक्ट लीडर कहती है कि ठीक है तुम जा सकते हो, हम लोग वहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर वो सर्वेंट चला जाता है और दूसरी तरफ वहाँ खड़े हुए एल्डर्स कह रहे होते हैं कि एल्डर्स शाओ को वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डीमंस हो सकते हैं। और एक लेडी एल्डर कहती है डीमंस ने जानबूझकर यह हमला किया है ताकि वो लोग शाओ चेन को किसी तरह निशाना बना सके। और बाकी एल्डर्स भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं कि यह अटैक सिर्फ और सिर्फ शाओ चेन को बाहर लाने के लिए किया गया है। अगर शाओ चेन वहाँ जाता है तो वो डीमंस हर सूरत से मारेंगे, इसीलिए बेहतर ये है कि शाओ चेन को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मगर सेक्ट लीडर वो शाओ चेन से पूछती है कि तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो शाओ चेन धीरे धीरे भी कहता है कि मुझे सिस्टम ने डीमन स्लैंग टेक्निक दी है और ये सीक्रेट टेक्निक डीमंस को मार कर ही मेरी बॉडी को अपग्रेड करेगी, तो मेरे लिए ये तो बहुत ही अच्छा मौका है। वो फौरन से सेक्ट लीडर से कहता है कि वहाँ जाना चाहता हूँ, भले ही सारे ही सेक्ट लीडर्स को मेरी परवाह है पर फिर भी मुझे वहाँ जाना ही होगा। वो सारे ही एल्डर शाओ चेन को रोकने की कोशिश करते हैं मगर शाओ चेन उन्हें फिर भी इनकार कर देता है कि वो किसी के कहने पर रुकेगा नहीं। जिस पर सेक्ट लीडर कहती है अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है। वो सेकंड एल्डर और एयरटेंडर को कहती है कि तुम लोग भी इसके साथ चले जाओ और इसकी सिक्योरिटी का जिम्मा तुम्हारा होगा। ये सुनकर सेकंड एल्डर कहता है कि इन शाओ के साथ जाना तो मेरे लिए ऑनर की बात है। ऑनर बेफिक्र हो जाए, उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, कोई भी शख्स उस तक पहुंच नहीं पाएगा। और एयरटेल भी कहता है कि जब तक हम इसके साथ हैं इसे कोई छू तक नहीं पाएगा। और फिर ये सीन यहाँ कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से ग्रेट शिया डायनेस्टी के एम्पर को देखते हैं जो कि गुस्से में काफी भड़का हुआ होता है और कहता है कि क्या मतलब हम लोग हार रहे हैं? आखिर देन भी मेंशन के प्रिस्ट ने मुझसे वादा किया था कि वो डीमंस को मारेगा, तो फिर बार बार तुम लोग ये हारने की खबरें क्यों लेकर आते हो? वो डीमंस को मारा क्यों नहीं पा रहा? जबकि 3 साल पहले उसने खुद से डीमंस को मारा था, तो फिर अब क्यों नहीं मार पा रहा? अगर हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर वो खत्म हो गया, हमारा पूरा का पूरा एम्पायर ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी हो जाए डीमंस वहां से इन नहीं होने चाहिए। अचानक एक सर्वेंट भागते हुए अंदर आता है और कहता है कि मास्टर मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं फाइनली डील सक्सेसफुल करके आया हूँ। बाहर 3 एल्डर्स मौजूद हैं और वो हमारी मदद करने को आए हैं। ये सुनकर एम्पर बहुत ज्यादा खुश होता है कि क्या कहा तुमने? शुआन सेक्ट के एल्डर्स आए हैं, इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। अगर शुआन सेक्ट हमारे साथ है तो फिर डीमंस अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब फाइनली हमारा ये एम्पायर बच जाएगा। और यहाँ पर एम्पर को लग रहा था कि शायद उसकी अपनी बेटी भी यहाँ पे आई है और उसकी बेटी या फिर लिंकियन की वजह से ही शुआन सेक्ट अपने एंडर्स को यहाँ पर भेज रहा है। वो सब लोगों से कहता है कि चलो उन तीनों एंडर्स को यहाँ पर वेलकम करते हैं। वो लोग फौरन से एक साथ ही बाहर आते हैं और वहाँ पर वो तीनों के तीनों इमोर्टल्स ऊपर खड़े हुए होते हैं। उन्हें देखते ही एम्पर लोगों के सामने आता है और उनसे कहता है कि आप लोगों को हम लोग यहाँ पर वेलकम करते हैं। मैं बाइग्वान ग्रेट शिया डायनेस्टी का एम्परर आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पर लगता है आप लोग काफी दूर से आए हैं तो काफी थक गए होंगे। क्यों ना फिर आप लोग हमारे साथ चलकर थोड़ा सा आराम कर ले और हमें थोड़ी सी खातिरदारी का भी मौका दे। मगर हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों एल्डर्स एक साथ नीचे आते हैं और शाओ चेन कहता है कि एम्परर क्या हुआ, मुझे नहीं पहचान पाए? तो एम्परर कहता है कि ये तो शाओ चेन है। वो शाओ चेन से कहता है तुम तो शाओ फैमिली से निकाल दिए गए थे, तुम यहाँ पे कैसे आए? और फिर वहाँ पे मौजूद दूसरे लोग भी कहते हैं कि शाओ चेन तो एक बेकार कल्टिवेटर था, बल्कि वो कल्टिवेशन भी नहीं कर सकता था, इसीलिए शाओ फैमिली ने उसे निकाल दिया था। लगता है उसने शुआन सेक्ट जाकर फिर ट्रिक चलाकर
कर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खुद को एक एल्डर बना लिया है। बाकी लोग भी उसके बारे में यही बातें करते हैं कि हाँ ये तो बेकार कल्टिवेटर था, इसकी डेंटियंस ब्रोकन थी, ये कल्टिवेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसने कोई ना कोई ट्रिक यूज़ की होगी। मगर वहाँ पे मौजूद एयरटेल कहता है कि तुम सब लोग गलत बात कर रहे हो। शाओचिन हमारे सेक्ट का 9th एल्डर है और उसकी वजह से ही हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। अगर शाओचिन ने हमें फोर्स न किया होता तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें तुम्हारी इस बेकार सी शेर डायनेस्टी की कोई परवाह है? शुक्र करो कि ये हमें यहाँ पर लाया है। और ये सुनते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं कि शाओचिन इतनी जल्दी इतना पावरफुल कैसे बन गया। और एम्परर को लगा कि अगर शाओचिन एक नाइट एल्डर है तो फिर इसका मतलब है उसकी बेटी और लिंग टियान वो तो बहुत ही बुरी हालत में होंगे। वो फौरन से उन एल्डर से कहता है कि मेरी बेटी ही किंग शुआन और लिंग टियान वो दोनों कहाँ है? क्या वो अभी भी आपके सेक्ट में मौजूद है? तो एल्डर कहता है कि ये किंग शुआन, अच्छा तो तुम उसकी बात कर रहे हो। वो दोनों अपने पहले दिन आते ही कुछ और डिसाइपल्स के साथ मिलकर एल्डर शाओ की बेइज्जती करने लगे थे, जिसकी वजह से सेक्ट के रूल्स के हिसाब से उन्हें पनिशमेंट दी गई है और वो अब वहाँ पर लेबर का काम करते हैं। ये सुनते ही एम्परर के पैरों तले जमीन के साथ जाती है और वो नीचे गिर पड़ता और कहता है कि मेरी बेटी और एक लेबर का काम कर रही है। और शाओचिन से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या तुम अपनी बेटी का बदला लेना चाहते हो? तुम अभी ले सकते हो। ये सुनकर एम्परर थोड़ी देर के लिए गुस्से में आता है और फिर वो कहता है क्या मैं पागल हूँ? मैं शुआन हुआन सेक्ट के एल्डर्स के सामने तुमसे बदला कैसे ले सकता हूँ? ऊपर से डीमंस ने मेरे ऊपर हमला किया हुआ है। वो शाओचिन से कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। असल में मैं अपनी बेटी के बारे में सोचकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो शुआन हुआन सेक्ट में जाते ही एल्डर शाओ की इंसल्ट करेगी। अच्छा हुआ कि उसे सजा दे दी गई, वरना फिर मैं खुद उसे सजा देता। वो इस पनिशमेंट को डिजर्व करती है और वो अब वहीं पर ही रहेगी, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये कहने के बाद वो सब लोगों के सामने कहता है कि मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि जी किंग शियान के साथ अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही ग्रेट शेर डायनेस्टी उसके साथ अपना कोई भी रिलेशन रखेगी। मगर शाओचिन ये देखने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी फैमिली रिलेशंस खराब करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन डीमंस का मुकाबला करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पर डीमंस ने हमला किया था। तो एम्परर से कहता है कि हाँ ऐसा ही है, वो डीमंस इस वक्त नॉर्दर्न टेरिटरी पर मौजूद है। तो शाओचिन कहता है कि ठीक है तो फिर हम लोग वहीं जा रहे हैं। ये कहने के साथ वो बाकी एल्डर्स को लेता है और फौरन से वहां से चला जाता है। ये देखकर एम्परर वो अपने लोगों से कहता है कितनी शर्म की बात है, फौरन से हमें भी इनके साथ जाना होगा। ये कहने के बाद अगले सीन में हमें दोबारा से डीमंस को दिखाया जाता है और वहां पर शाओ ज़ेन भी मौजूद होता है। जब वो लोग डीमंस के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो अचानक शाओ ज़ेन भी देखता है कि बहुत सारे डीमंस वो उनकी तरफ आ रहे हैं और उनमें से कुछ डीमंस वो नेसर्ड 4 लेवल के डीमंस हैं। ये देखते ही वो वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस पर एक दूसरा वॉरियर कहता है कि जनरल ये क्या कर रहे हो? तो शाओ ज़ेन भी कहता है भागो यहाँ से, ये नेसेंट 4 लेवल के डीमंस है। जिस पर वो दूसरा वॉरियर कहता है हाँ तो फिर क्या हुआ, हमें इनसे ही तो लड़ना है। जिस पर शाओ ज़ेन भी कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें नहीं मालूम नेसेंट 4 लेवल क्या होता है? अगर हम इनके साथ लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे। जिस पर वो कल्टिवेटर कहता है तुमने 3 साल पहले भी तो नेसेंट 4 लेवल के डीमंस को मारा था, तो फिर अब तुम क्यों भाग रहे हो? तो शाओ ज़ेन भी कहता है वो सब कुछ झूठ था, मैंने किसी को भी नहीं मारा था। उन डीमंस को मारने वाला शाओचिन था, उसने ही वहाँ सारे डीमंस को मारा था। अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, वरना कोई भी नहीं बचेगा। जिस पर वो वॉरियर कहता है कि हम लोगों ने अगर यहाँ से इन डीमंस को अंत जाने दिया तो ये शहर में जाकर हर एक को मार डालेंगे। मगर शाओ ज़ेन भी कहता है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो निकल जाओ यहाँ से। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओचिन बाकी एल्डर्स के साथ और एम्परर के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। पर वो लोग देखते हैं कि शाओ ज़ेन भी वो एक नंबर का डरपोक इंसान है। वो किसी भी डीमन के साथ फाइट नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने जूनियर के साथ ही फाइट करने में लगा हुआ है। उसका जूनियर के राह आके तो इसका मतलब ये था कि 3 साल पहले की बैटल में सिर्फ शाओचिन की कुर्बानियां थी। तो एम्परर कहता है कि हाँ
तो शाओ जैन भी कहता है कि हाँ ऐसा ही है, मगर इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं प्रिंस ऑफ जैन भी बन चुका हूँ। अब मुझे कोई भी नहीं हटा सकता, सारी मिलिट्री पावर मेरे पास है। इतना कहने के बाद शाओ चुन कहता है कि शाओ जैन भी तुमसे यही उम्मीद थी, तुम एक नंबर के बुज़दिल इंसान हो। तो शाओ जैन भी पलट कर देखता है शाओ चुन को, वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे लगा था कि शायद तुम कहीं मर गए होगे। वैसे तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझसे अपना बदला लेने के लिए आए हो? तुम तो एक बेकार के कल्टीवेटर हो, तुम तो किसी नॉर्मल इंसान का भी मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे साथ मुकाबला करना तो भूल जाओ। मैं प्रिंस ऑफ जैन भी हूँ, मेरे पास ही सारी मिलिट्री पावर है। अचानक एम्परर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि शाओ जैन भी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने अपने ही लोगों को खतरे में डालकर अपनी सिर्फ जान को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश की, और तुमने ये भी झूठ कहा कि तुमने अकेले ही नेसर्ट्स और डीमंस को मारा था। तो वहां पर एम्परर को खुद देखते ही शाओ जैन भी के भी तोते उड़ जाते हैं। उसने सोचा भी नहीं था कि एम्परर खुद से वहां पे अपीयर होगा। एम्परर उसे डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया, भले ही तुमने उन डीमंस को नहीं मारा था, मगर उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें अपनी ग्रेट शेयर डायनेस्टी के जितने भी रिसोर्सेज थी वो सारे के सारे यूज करने दिए, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें जैन बी प्रिंस मेंशन का सारा कंट्रोल तुम्हारे हवाले कर दिया था। सारे रिसोर्सेज तुम्हारे पास थे, तुम अपनी कल्टीवेशन को ग्रो कर सकते थे ताकि आज के दिन कम से कम तुम इन सोर डीमंस का मुकाबला कर सको, मगर तुमने वो भी नहीं किया। ऊपर से तुमने हमारी ग्रेट शेयर डायनेस्टी को धोखे में रखा था और सारी कुर्बानियां शाओ चैन की थी, मगर तुमने सारा क्रेडिट अपने पास रखा था। मेरा दिल चाहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शाओ फैमिली के साथ ही जिंदा दफन करवा दूं। वो शाओ चैन से कहता है कि मैं ये मेडल तुम्हारे ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने जो भी सजा देना चाहते हो दे सकते हो, मगर शाओ चैन कहता है कि मेरा अब शाओ फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप इन्हें जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा बियर वो एक वॉरियर पर हमला कर रहा होता है, तो वो वॉरियर अपने इस बियर के जरिए से रोकता है और उन लोगों से कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना ये सारे डीमन हमें मार देंगे। इतने में शाओ चैन एक जोरदार एनर्जी बीम रिलीज करता है जिससे वो उस बियर का काम तमाम कर देता है। ये देख सब लोग बिल्कुल हक्के बक्के खड़े होते हैं, उन्हें यकीन नहीं आता कि शाओ चैन एक बीस्ट को इतनी आराम से मार सकता है। और यहाँ पर वो एम्परर अपनी एनर्जी के जरिए शाओ जिनवी पर इतना जोरदार वार करता है कि वो उसकी डेंटियंस को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वो दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा, ना ही अपनी वाइटल की को यूज कर पाएगा। और फिर एम्परर वहां पर कुछ गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे ले जाओ और एक हेवनली प्रिजन के अंदर डाल दो, क्योंकि अब ये सारी जिंदगी वहीं पे ही सड़ने वाला है। जैसे ही वो सोल्जर से आकर पकड़ते हैं तो शाओ जैन भी कहता है कि छोड़ दो मुझे, मगर वो लोग कहते हैं कि शाओ जैन भी कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ये दिन देखने पड़ेंगे। मगर शाओ जैन भी कहता है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर एक से बदला लूंगा। जिसके बाद वो लोग उसे जोर से किक मारते हैं और शाओ जैन भी से कहते हैं कि फिलहाल तो तुम्हें चलना होगा और जाकर जेल की हवा खानी होगी। जी कहते हुए वो लोग उसे घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं और यहाँ पे शाओ चैन वो उन डीमंस का मुकाबला करने के लिए फौरन से अपनी पावर को बढ़ाता है और सबसे पहले वो एक बड़े हुए डीमन को वहां पे देखते ही उसका कोर निकाल कर फौरन से अपनी न्यू फ्यूजन टेक्निक के जरिए उस कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके जरिए वो अपनी पावर को बढ़ा देता है और कहता है कि सिस्टम ने मुझे तो न्यू टेक्निक दी है, ये सच में कमाल की है, इससे मेरी ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर और भी बहुत सारे डीमंस उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखते ही बाकी सारे लोग तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, मगर शाओ चैन काफी खुश था कि अब उसे ग्रो करने का और भी अच्छा मौका मिल जाएगा। मगर जितने भी लोग थे वो ये देखकर इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्हें लगा कि शायद अब इनका मुकाबला करना मुमकिन ही नहीं होगा, भले ही शुआन वार्नसोर्ड से के सारे ही एल्डर्स क्यों ना आ जाए, मगर वो इन्हें नहीं हरा पाएंगे क्योंकि ये डीमंस बहुत सारे हैं और ऊपर से सारे ही फुल हेवन लेवल के हैं। वो एम्परर कहता है कि अब तो इन डीमन से मेरे ग्रेट शेयर डायनेस्टी को कोई भी नहीं बचा सकता, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। वो एरिडर्स जब ये देखते हैं कि वो सारे के सारे डीमन उसी डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं तो वो शाओ चैन से कहते हैं कि संभल कर, ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रही है, हमें इसी वजह से पीछे हटना होगा। मगर शाओ चैन कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, ये डीमंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहने के साथ वो लड़ने के लिए तैयार खड़ा होता है और कहता है कि इनकी टाइमिंग
टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे अपनी इस डिमोनेट ब्लड लाइन फ्यूजन टेक्निक को वैसे भी ट्राई करना था और मैं देखना चाहता हूँ मेरी डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी अब नेसेंट हेवन लेवल के साथ क्या कुछ कर सकती है। इतना कहते ही वो उस मार्शल गॉड बॉडी को समन करता है और हम देखते हैं उसके पास बड़ी बड़ी चेन्स होती है। वो उन जायंट चेन्स का इस्तेमाल करता है और उन चेन्स को जैसे ही थ्रो करता है तो वो पूरा का पूरा मैदान ही साफ करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस चेन का वजन इतना भारी होता है और ऊपर से वो इतनी देरी तक घुमाता है कि बहुत सारे डीमंस को एक ही झटके में उड़ा कर रख देता है, जिस पर सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि शाओ जिन वो एक गॉड की तरह लड़ रहा है। उसने एक ही अटैक में बहुत सारे डीमंस का सफाया कर दिया था जो कि फुल लेवल के डीमंस थे। वो उन लोगों से कहता है कि सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ज्यादा कमजोर निकलोगे। वो फौरन से उन चेन्स को उठाता है और दोबारा से जोर से उन चेन्स को जमीन में दे मारता है, जिससे वो जमीन ही क्रैक हो जाती है और सारे ही डीमंस बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। ये देखकर तो एम्पर को खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि शाओ जिन क्या वो एक नॉर्मल कल्टिवेटर है या फिर वो कोई गॉड बन गया है। अगर ये मेरी ग्रेट शर डायनेस्टी पर इस तरह का कोई हमला करता है तो ये मेरे पूरे किंगडम को खत्म कर देगा। और वहां पे मौजूद दूसरा वाला किंग कह रहा होता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। मैंने आज अपनी आंखों के सामने एक मॉन्स्टर देखा है। मगर सेकंड एंडलर कहता है कि शाओ चेन की स्ट्रेंथ काफी हद तक इम्प्रूव हो गई है। वो हेवन अर्थ पावर को यूज कर रहा है। सच में ये डिवाइन बॉडी अपनी रेपुटेशन के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जितना कुछ हमने इसके बारे में सुना था ये तो उससे भी कई गुना बढ़कर है। हमें दिखाया जाता है अचानक से आसमान से क्लाउड्स के अंदर से एक ईगल डीमन अपीयर होता है और वो आते साथ ही शाओ चेन से कहता है कि डिवाइन वॉरियर फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये कहते ही वो नीचे आता है और कहता है कि भले ही तुम एक डिवाइन वॉरियर हो मगर तुम्हारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों ही मरना लिखा है। और वो दोनों ही एल्डर्स जब देखते हैं कि ये ईगल डीमन तो शाओ चेन के लेवल से भी ज्यादा हाईएस्ट लेवल का डीमन है और कल्टिवेशन लेवल ग्रेट कंप्लीशन लेवल है, तो वो लोग शाओ चेन को कहते हैं कि तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा। वो लोग शाओ चेन की हेल्प करने के लिए जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो ईगल डीमन अटैक करने को तैयार खड़ा होता है, जिस पर वो एल्डर्स कहते हैं कि अरे नहीं हमें देर हो जाएगी। मगर यहाँ पर वो एम्परर कहता है कि क्या ही एक ग्रेट कंप्लीशन लेवल का ईगल डीमन है, इसका मतलब फिर ये है कि दोनों में से किसी एक की मौत तो पक्की है। और वो दिल में कहता है दोनों में से जो भी मरेगा उससे मेरा ग्रेट शेयर डायनेस्टी तो बच जाएगा। यहाँ पर शाओ चेन वो अपनी उन चेन्स के जरिए उस डीमन को मारने की कोशिश करता है, मगर वो ईगल डीमन उन चेन्स को आराम से रोक लेता है और फिर अपने एनर्जी और से ही उसे तोड़कर टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से शाओ चेन उसके पीछे चला जाता है। जिसके बाद वो ईगल डीमन से कहता है सोचा नहीं था कि तुम मेरे अटैक से अपने आप को बचा पाओगे। सच में तुम्हारे अंदर काफी एबिलिटीज है। मगर शाओ चेन वो से कहता है कि मैं काफी देर से नोट कर रहा था कि तुम मुझे छुपकर देख रहे हो, मगर हम इतने डरे हुए थे कि तुम मुझसे डरने के लिए बाहर तक नहीं आ रहे थे। जिस पर वही ईगल डीमन कहता है अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें छुपकर देख रहा हूँ तो फिर न मुझे मारने के लिए कोई अटैक क्यों नहीं किया। तो शाओ चेन कहता है मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा था, बस मैं तुम्हारी स्मेल को फील कर पा रहा था और ऐसे ही तुक्के पे तुम पे हमला नहीं कर सकता। ये सुनते ही वो ईगल डीमन कहता है वाकई में तुम काफी समझदार भी हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने 14 प्रिंस को कैसे मारा होगा, मगर बदकिस्मती से अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो फिर तुम अभी तक यहाँ से भागे क्यों नहीं? तुम अपनी मौत का इंतजार क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे वार से अपने आप को बचा पाओगे या फिर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम मेरे अटैक को झेल पाओगे? तो फिर शाओ चेन कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ या नहीं। ये सुनकर वो ईगल डीमन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम सच में काफी फनी हो। तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल और मेरा कल्टिवेशन लेवल दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरे सामने तुम्हारे सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं बनता। भले ही तुम नेसेंट सोल लेवल में हो मगर तुम्हारी हिम्मत की फिर भी दाद देनी पड़ेगी कि तुम ग्रेट कंप्लीशन लेवल के पावरफुल डीमन के सामने खड़े होकर इतनी बातें कर पा रहे हो। मगर शाओ चेन कहता है कि यू समझ लो कि मैं फुल लेवल के अर्ली स्टेज में हूँ। मगर वो ईगल डीमन कहता है मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारी पावर लेवल क्या है, मगर तुम खुद को बातों में ही
गॉड साबित करने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हारे जैसे न जाने कितने वॉरियर का काम तमाम किया है जो कि जब हारने वाले होते थे तो वो बातों से जीतने की कोशिश करते हैं। तुम ह्यूमंस हमेशा से लोगों को धोखा देते आए हो और मैं इस तरह की ट्रिक से अब फंसने वाला नहीं हूँ। तो फिर शाओचन कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें 10,000 डीमन फ्यूजन टेक्निक दिखाता हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी 10,000 ब्लड फ्यूजन टेक्निक को यूज करने के लिए एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और उसके साथ वहां पे पड़े हुए जितने भी डीमंस होते हैं उनकी पावर को, उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जब वो सारा का सारा ब्लड एसेंस उसकी बॉडी में जाता है तो शाओचन फिर से ब्रेक थ्रू करता है और नेसेंट हेवन लेवल के मिड स्टेज तक जा पहुंचता है। ये देखते ही वहां पे मौजूद एरिडस भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का इतना जल्दी कैसे ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो भी इंस्टेंटली। और ऊपर से वो एम्परर तो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये तो अब मेरे लिए और भी बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। क्या ये किसी किस्म का कोई मॉन्स्टर है? ये किस तरह की ट्रिक यूज कर रहा है? मगर यहाँ पर शाओचन वो उस ईगल डीमन से कहता है कि बड़ा ही तुम इसे कोई ट्रिक कह लो मगर फिर भी यह टेक्निक तुम्हारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे साथ भी यही हशर करने वाला हूँ। ये सुनते ही ईगल डीमन कहता है कि तुम तो हम एविल से भी ज्यादा बुरे हो। तुम हमारे डीमन को मारने के बाद उन ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर रहे हो सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने के लिए। ये डेमोनिक आर्ट तो हम डीमन भी यूज नहीं करते। ये सुनते ही शाओचन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या ये कोई एविल आर्ट है? तुम अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर यहाँ पर ह्यूमन रेस को खत्म करने के लिए आए हो और तुम मुझे एविल कह रहे हो। कितनी शान की बात है, तुम लोगों को एविल के बारे में कुछ पता ही नहीं। ये सुनते ही ईगल डीमन कहता है कि अगर तुमने ब्रेक थ्रू कर भी लिया है तो भी क्या हुआ, हमारा ये लेवल मेरे ग्रेड कंप्लीशन लेवल के बराबर का फिर भी नहीं है। अब भी तुम मेरे सामने एक चूंटी की तरह हो। ये कहते ही वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा है और यहाँ पर शाओचन कहता है कि मैं तुम्हें ग्रेड कंप्लीशन लेवल का कोई वॉरियर नहीं समझता, बस मेरे सामने एक बर्ड हो। तुम एक बर्ड हो जो बहुत जोर से चिल्ला रहे हो। ये कहते ही वो फौरन से अपने स्वॉर्ड बाहर निकालता है और कहता है कि मैं अपने इस करंट लेवल के हिसाब से तुम्हें मारने के लिए काफी हूँ। ये सुनते ही ईगल डीमन गुस्से में और भी भड़कता है और कहता है कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि मेरे एंसेस्टर्स वो व्हाइट फीदर फिनिक्स थे और उनकी इंसल्ट करना मेरी इंसल्ट करना है और तुम्हें इसके लिए बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। मगर शाओचन कहता है क्या कहा तुमने? व्हाइट फीदर फिनिक्स? इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारा ब्लड लाइन वो काफी ज्यादा रेयर है और उसे अब्जॉर्ब करने के बाद तो मेरी पावर लेवल बूस्ट कर जाएगी। ये सुनकर वो ईगल डीमन गुस्से में उसकी तरफ हमला करने के लिए आता है और हम देखते हैं शाओचन उस कर्टेक को अपनी स्वॉर्ड के साथ रोक लेता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे वापस पीछे पुश कर देता है। तो वो ईगल डीमन काफी पीछे चला जाता है और दोबारा से अपनी एनर्जी को चार्ज करता है और शाओचन पर अपनी विन ब्लैक टेक्निक को यूज करता है। तो हम देखते हैं बहुत ही तेज धार वाली हवा चलती है जिससे शाओचन अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने एक बैरियर बना देता है। शाओचन का बैरियर और उसकी पावर को देखकर वो डीमन कहता है कि इससे निपटना शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिसके बाद वो दोनों ही ऊपर जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर पंचेस की बौछार कर देते हैं। एक दूसरे पर बहुत सारे अटैक करने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर अपना पूरा जोर लगाते हैं और एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। जिस पर वही डीमन भी हैरान हो जाता है कि आखिर इतना ताकतवर कैसे हो गया है। मेरा लेवल इसके लेवल से बहुत ही ज्यादा हाई है। वो उनमें जाते हुए कहते हैं कि अब इस लड़ाई को सीरियस होकर लड़ना पड़ेगा। जिस पर शाओचन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा है, अब वक्त आ गया है कि सब कुछ चेंज हो जाए। मैं अब सिचुएशन को चेंज करने लगा हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक तो दिखाई ही नहीं। जी कहते ही वो अपनी शुआनवान स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते ही एक जोरदार एनर्जी भी रिलीज करता है जो कि उसी डीमन को जैसे ही हिट करती है तो वो वहीं पर ही रुक जाता है और उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती। वो खुद भी काफी सरप्राइज होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, उसकी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही। मगर हम देखते हैं शाओचन के अटैक की वजह से उसकी बॉडी बीच में से कट कर अलग हो गई थी। सेकंड अंदर शाओचन की इस खसब की ताकत को देखकर इतना हक्का वक्का होता है कि उसे यकीन नहीं आता कि ये अटैक तो कोई गॉड लेवल का अटैक होगा। क्योंकि इसने ग्रेट परफेक्शन लेवल के वॉरियर को एक अटैक में मारा है तो जरूर इसमें कुछ खास बात है जो कि हम लोग भी नहीं जानते। और वहां पर
एटेल्डर भी होता है और वो कहता है कि सिंगल अटैक से परफेक्शन लेवल के किसी भी डीमन को मारना ये तो हमारे बस में भी नहीं है, यहाँ तक कि शायद हमारी सेक्ट लीडर भी ऐसा नहीं कर पाएगी। और वहाँ पर एम्परर टिपेंट गिरी हो चुकी होती है क्योंकि वो चाहता था कि शाओ चेन मर जाए, मगर अब तो शाओ चेन उसके गले में ऐसी हड्डी बन के अटकने वाला है जो न निकली जाएगी ना उगली जाएगी। अगर ये लड़का सिर्फ अपनी एक उंगली का इस्तेमाल करता है तो ये सिर्फ एक उंगली के इशारे से ही मेरे पूरे ग्रेट किंगडम को उजाड़ करवा देगा। मुझे कुछ भी करके इसकी साइड रहना होगा। और बाकी सारे लोग भी शाओ चेन की पावर के आगे इतने बेबस होते हैं कि कोई उससे कुछ पूछ तक नहीं पाता। और शाओ चेन वो उस डीमन के पास आता है और कहता है कि ये डीमन वाकई में सबसे अलग है, इसका ये कोर भी सबसे अलग होगा। वो जैसे ही उस व्हाइट कोर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसकी पावर वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मगर शाओ चेन कहता है कि इस तरह के 2-4 और कोर मिल जाएं तो शायद मैं एक और ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जिसके साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम डीमन एम्परर को देखते हैं। वो कहता है कि सोचा भी नहीं था कि मेरा रेन फ्लाइंग डीमन वो वापस नहीं आ पाएगा। लगता है कि शायद वो डिवाइन बॉडी वो काफी हद तक ग्रो कर गई है, इसीलिए अब मुझे सब कुछ खुद से ही हैंडल करना होगा। वो फौरन से अपने डीमंस को हुक्म देता है कि फौरन से शुआनवान सेक्ट में मौजूद हमारे जासूसों से कह दो कि वो लोग अपना काम शुरू कर दे। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक दरवाजा खुलता है, उसके अंदर से एक कल्टिवेटर बाहर निकलता है जिसका पावर लेवल डेसेंट हेवन लेवल का होता है। और वो एंडर ली का वही डिसाइपल था जिसे एंडर ली नाइन्थ एंडर बनाना चाहता था। मगर जब वो बाहर आता है तो उसे फील होता है कि एंडर ली वो माउंटेन में नहीं है क्योंकि वो उसका ऑरा फील नहीं कर पा रहा। मगर उसे ये बात पता होती है कि नेसेंट हेवन लेवल को अचीव करने के बाद वो अब नाइन्थ एंडर की पोजीशन के लिए अब क्वालिफाइड कर चुका है। जैसे ही वो वहां से बाहर आता है तो एक और वॉरियर उसे देखकर थोड़ा सा डर जाता है, जिस पर वो पहले वाला वॉरियर कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे, तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तो वो जूनियर बताता है कि एंडर ली वो इस माउंटेन में नहीं है क्योंकि उन्हें डिसमिस कर दिया गया है और वो 3 महीने तक यहाँ पर नहीं आएंगे। ये सुनकर वो सीनियर वॉरियर बिल्कुल हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। जिस पर वो जूनियर से बताता है कि सेक्ट लीडर ने एक न्यू एल्डर को अपॉइंट किया है, वो नाइट एल्डर है और उसी की वजह से ही एल्डर ली को निकाला गया है। ये सारी बातें उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं और वो शाओ चेन के बारे में कहता है कि तुमने मेरे एल्डर को निकलवा दिया और ऊपर से तुमने मेरी पोजीशन पर भी कब्जा कर लिया। अच्छा है, अब मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। और फिर वो सीनियर वॉरियर जैसे ये गांव में आता है तो वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद होते हैं और वो उन लोगों की बातें सुनता है। वो सारे लोग कह रहे थे कि नाइन्थ एल्डर शाओ सच में बहुत ही कमाल का है, वो इस सेंचुरी का सबसे पावरफुल जीनियस है क्योंकि उसने ग्रेट परफेक्शन लेवल के वॉरियर को एक सिंगल फोर्थ स्ट्राइक के साथ खत्म किया है। ये सुनते ही उस सीनियर वॉरियर की जलकर 420 हो जाती है क्योंकि ये सुनकर वो सीनियर वॉरियर कहता है कि शाओ चेन तुमने न सिर्फ मेरी पोजीशन ले ली बल्कि तुमने मेरी सारी फेम भी छीन ली है। इतना कहने के बाद वो फौरन से एल्डर ली से मिलने के लिए माउंटेन की बैक साइड पे जाता है जहाँ पर एल्डर ली मौजूद था। वो एल्डर ली के पास जाते कहता है कि आपका डिसाइपल आइसोलेशन से बाहर आ चुका है और मुझे सारी स्टोरी के बारे में पता चल गया है। उस लड़के ने आपकी इंसल्ट की है, मैं उसके लिए इसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे ज्यादा ताकतवर बनूंगा और उसे पनिश करूंगा। तो एल्डर ली कहता है कि हम उससे बदला जरूर लेंगे मगर अभी नहीं। तो वो डिसाइपल कहता है क्या हुआ आपको, आप क्यों बदला नहीं लेना चाहते। तो एल्डर ली कहता है कि ये टाइम अभी बदला लेने का नहीं है। तो अचानक वहां पर एक स्पेस रिफ्ट ओपन होती है और वो लोग उसे देख कर कहते हैं कि फाइनली उसे मारने का सही टाइम आ चुका है। इतना कहने की देर देखिए अचानक उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी स्पेस रिफ्ट खुल जाती है जिस पर एल्डर ली कहता है कि चलो जिस मौके का इंतजार था वो मौका अब आ चुका है। दूसरी तरफ सेक्ट में मौजूद दूसरे लोग भी वो उस स्पेस रिफ्ट को देख रहे होते ही इतने में हानशु वहां पर आता है और वो कहता है कि ये तो हमारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, हमें इस स्पेस रिफ्ट के अंदर जाना होगा, इसके अंदर एक सीक्रेट रियलम मौजूद है। और फिर एल्डर ली भी आता है और वो भी सब लोगों को कहता है कि हमारे पास इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता अगर हम लोग वहां पर जाते हैं और सीक्रेट रियलम में जाकर स्पिरिचुअल हर्ब्स को इकट्ठा करते हैं और वहां पर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो हमारी पावर 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। ये सुनकर सेकंड एल्डर कहता है अगर वाकई में ऐसा है
तो फिर हमें वहाँ जाना चाहिए। हमारी जनरेशन वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। मगर एल्डर लियो ने बताता है कि यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि 100 साल से कम उम्र के लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं। मगर एल्डर ली उन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता कि वहाँ पे क्या क्या खतरा हो सकता है। मगर सेक्टर लीडर को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि एल्डर ली जितनी जल्दबाजी कर रहा है उसमें जरूर वो कुछ न कुछ उल्टी सीधी चाल चल रहा होगा। उसे पहले ही शक था कि एल्डर ली डीमंस के साथ मिला हुआ है तो वो जरूर कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा ही करेगा। मगर वो डिसाइपल्स से पूछती है क्या तुम लोग जाना चाहते हो, तो वो डिसाइपल्स फौरन से हाँ कहते हैं और उस स्पेस रिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। अगर यहाँ पर सेक्ट लीडर वो शाओचिन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी इनके साथ चले जाओ क्योंकि तुम पहले डिसाइपल हो जिसकी एज 4 साल से कम है और तुम इनमें सबसे ज्यादा सीनियर हो। मैं चाहूंगी कि तुम भी इनके साथ जाओ। जिस पर शाओचिन कहता है लगता है कि सेक्ट लीडर को पता चल गया है कि वहाँ कुछ खतरा है। वो सेक्ट लीडर से कहता है कि आप बेफिक्र हो जाएं, उन लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है तो उसके पीछे हांशु दिल में खुश होता है कि चलो अच्छा है कि एक बार में ही सारे खत्म हो जाएंगे। मगर हम देखते हैं लिंगटियान और वो प्रिंसेस वो भी कहते हैं कि हम लोग कब तक आखिर लेबर की जॉब करेंगे, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। हम लोग वहां जाकर अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। ये कहते ही वो लोग भी उनके पीछे चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है डीमन एम्परर को। डीमन एम्परर को जब ये बात बताई जाती है तो वो कहता है कि सारे के सारे सोर्ड सेक्ट डिसाइपल्स अंदर आ चुके हैं। मैं बहुत जल्द वो क्रैक बंद करने वाला हूँ, जिसके बाद सारे के सारे डिसाइपल्स वो वहां पे फंस जाएंगे और तुम लोग जाओ और जाकर एक एक को चुन चुन कर मारो। ये कहने के साथ वो अपने बेडो को ऑर्डर दे देता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शाओचिन को। वो जब उस सीक्रेट स्पेस में देखता है कि हर तरफ डिमोनिक एनर्जी फील हो रही है तो वो काफी हैरान होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सीक्रेट रियलम के अंदर डीमंस की प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा अजीब सी बात है। मगर वो उस ऑरा को सप्रेस करने के बजाय उसे अपने आप से दूर हटा देता है ताकि वो उसकी एनर्जी को सप्रेस ना कर सके। मगर वो ब्लैक फ्यूम अचानक से उस पर पीछे से आकर हमला करता है, जिस पर शाओचिन अपने आप को बचा लेता है और हम देखते हैं वहां पर 2 डीमन प्रिंस अपीयर होते हैं और वो शाओचिन को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। जिस पर शाओचिन कहता है कि तुम दोनों डीमन एम्परर के बेटे हो ना, तुम लोग यहाँ पे क्या छुप कर रहे हो। जिस पर वो दोनों ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये सीक्रेट रियलम कोई ट्रेजर इकट्ठा करने की जगह है। मैं तुम्हें बता दूं ये तुम लोगों का कब्रिस्तान है। हमने जानबूझकर तुम्हें यहाँ पे बुलाया है और हम अब तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सुनकर शाओचिन समझ जाता है कि ये सीक्रेट रियलम असल में एक ट्रैप है। मगर वो डीमन डिसाइपल्स कहते हैं कि तो वो तुम ही हो जिसके पास डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी है और तुमने ही हमारे 14 ब्रदर को मारा था। तुम्हारी पावर देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल अभी सिर्फ नेसेंट हेवन लेवल का है। यकीन नहीं आता कि इतनी कम पावर के साथ तुमने उसे मार दिया, मगर हम लोग उसका बदला जरूर लेंगे। पर शाओचिन कहता है कि मैं अभी के अभी इन्फॉर्म करके अपने एल्डर्स को यहाँ पे बुला सकता हूँ। मगर वो लोग हंसना शुरू कर देते और कहते हैं कि तुम्हारे एल्डर्स उन्होंने ही तो तुम्हें यहाँ पे फंसाया है। जी कहने के साथ वो लोग जैसे ही अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पर शाओचिन वो अपनी डिवाइन बॉडी को सलन कर लेता है और अपनी उस जाइंट बॉडी के साथ चेन थ्रो करता है जो कि एक वॉरियर के साथ लिपट जाती है और वो उसके साथ अपने और वो उस चेन को जैसे अपनी तरफ खींचता है तो वो उस वॉरियर को भी खींच कर अपनी तरफ ले आता है और एक जोरदार पंच के साथ उसे उठाकर वहां से बहुत ही दूर उछाल फेंकता है। ये देखते ही वो पहले वाला डीमन डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इसका लेवल बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है। मगर शाओचिन अपनी जेंस का इस्तेमाल करता है और उसे जेंस के साथ चारों तरफ से जकड़ लेता है, जिससे वो वॉरियर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है मगर वो जेंस उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। और दूसरा वॉरियर खुद से आकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर ब्रदर को मारने की। मगर शाओचिन उसकी तरफ भी वही चेन थ्रो करता है जो कि उसकी बूढ़े के आर पार निकल जाती है। इस तरह वो दूसरा वॉरियर भी वहीं मारा जाता है। इतने में शाओचिन वो अपने डिसाइपल्स के बारे में सोचता है और कहता है मुझे यहाँ से उन्हें निकालना होगा। मगर उसका जेट टोकन बाहर निकल आता है और उसे हांशु की आवाज सुनाई देती है। हांशु
हांशू सब लोगों से कह रहा था कि सारे फेरो डिसाइपल्स मेरे पास आ जाओ, हम लोगों को इकट्ठा होना होगा क्योंकि ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। ये सुनकर शाओचन कहता है कि हांशू ये तो वही एल्डर ली का डिसाइपल है ना, चलो देखते हैं कि ये क्या गुल खिला रहा है। अगले सीन में हम लोग हांशू को देखते हैं, वो एक ऊंची जगह पे खड़ा होकर सब लोगों को बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे डीमंस हैं जिन्होंने इस जगह को चारों तरफ से घेर रखा है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ उस शाओचेन का किया कराया है। हमें हर हाल में अपने आप को बचाना होगा और उसके लिए हमें एक साथ इकट्ठा रहना होगा। जब तक हम सब लोग एक जगह इकट्ठे रहेंगे तब तक हम लोग सेफ रहेंगे। इतने में वहां पर शाओचेन भी आ पहुंचता है और शाओचेन को देखते ही सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और उनका जी चाह रहा था कि वो लोग उसे मार दे, मगर उनके पास किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं था। और हांशू वो शाओचेन को देखता है तो वो भी ठंडा पड़ जाता है और उसे इज्जत के साथ अपनी तरफ बुलाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर, मेरे ख्याल से फिर आपको ही हमें लीड करना चाहिए। मुझे लगता है ये जगह डीमन के साथ भरी पड़ी है और कभी भी यहाँ पे कोई भी अपीयर हो सकता है। ये कहने की देर थी कि वहां पर हमें कुछ डीमंस दिखाई देते हैं जो कि भागते हुए उन लोगों की तरफ जा रहे थे। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन लोगों को अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही होती है। उन्हें लगा कि शायद अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई और ऑप्शन नहीं होगा और वो सब के सब यहाँ पर कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। और उनके साथ साथ हमें वहाँ पर डीमन एम्परर के वो बेटे भी दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही वो सब लोग चौंक जाते हैं कि ये तो डीमन एम्परर के बेटे हैं। अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे डीमन आर्मी यहाँ पे होगी। मगर शाओचेन उन लोगों को कहता है कि तुम सब लोग बेफिक्र हो जाओ, जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मगर हम देखते हैं लिंग चियान और ही किंग शियान दोनों ही उन डीमन एम्पर के कदमों में जाकर गिरते हैं और उनसे रहम की भीख मांगते हुए हम आपको लॉर्ड मानने के लिए भी तैयार है, बल्कि आज से हम आपके डीमन सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं, बस हमारी जान बख्श दीजिए। और दूसरी तरफ हांशू वो उन डीमन एम्पर के बेटों से कहता है कि आप लोग बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। मैंने सारे के सारे डिसाइपल्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, अब इन्हें मारने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं कि हांशू वो हमें धोखा दे रहा है। उसने हमें जानबूझकर इन जगह इकट्ठा होने के लिए कहा था, यानी वो हमें इन डीमन एम्पर के बेटों के हाथों मरवाना चाहता था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो सारे के सारे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। अब उनके पास निकलने का कोई और ऑप्शन नहीं था। मगर यहाँ पर शाओचेन कहता है कि हम लोग एक साथ मिलकर इनका मुकाबला करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मेरे होते हुए कोई भी डिसाइपल इंजर्ड नहीं होगा। ये सुनकर डीमन एम्पर का वो सीनियर बच्चा कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर देखते हैं कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। ये कहते ही वो अपने दो ब्रदर से कहता है कि जाओ और जाकर इसकी हड्डी पसली तोड़ कर ले आओ। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही यंग एम्परर अपने डीमन फॉर्म में उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। और वो लाइन डीमन कहता है कि चलो ह्यूमन, तुम्हें कच्चा चबाऊंगा। और दूसरी तरफ वो ड्रैगन वॉरियर कहता है कि हम अपने 14 ब्रदर का बदला जरूर लेंगे। इतना कहते ही वो लाइन अपनी ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का यूज करता है और दूसरी तरफ वो ड्रैगन वॉरियर भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओचेन वो अपनी डीमन स्लैंग सोर्ड निकालता है और सोर्ड के साथ पहले तो उस ड्रैगन बीस्ट को खत्म कर देता है और उस लायन का एक हाथ इंजर्ड कर देता है और उस दूसरे ब्लू ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए अपने ही हाथ में लाकर वो दूसरे ड्रैगन वॉरियर की तरफ थ्रो करता है। तो वो ड्रैगन अपने ही ओनर को जाकर बहुत ही जोर से हिट करता है, जिससे वो अपने ही ओनर को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर देता है। और वो दोनों ही फिर अपने सीनियर ब्रदर के पास जाते हैं, उसके पीछे छुपते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का ह्यूमन है जो हमारी पावर को कंट्रोल कर सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे फिर एक साथ मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके जरिए वो सारे के सारे अपने अंदर ड्रैगन बीस्ट को रिलीज करते हैं और सारी की सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बहुत बड़ी ड्रैगन फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखकर वहां मौजूद डिसाइपल्स काफी डर जाते हैं, उन्हें लगा कि शायद अब उनके बचने का कोई चांस नहीं। मगर यहाँ पर शाओचेन कहता है कि
मेरी डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो फिर ये फॉर्मेशन क्या है? इतना कहने के बाद वो उस फॉर्मेशन से बने हुए डोमेन को जाकर पकड़ता है, जिस पर वो डीमन वॉरियर भी चौंक जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। मगर यहाँ पर शाओ चेन वो उस डोमेन को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे बीच में से ही चीर कर रख देता है, जिससे वो सारे के सारे डीमन एक साथ ही इंजर्ड हो जाते हैं। और शाओ चेन अपनी उस डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी के साथ बहुत सारी चेन्स रिलीज करता है और वो सारी की सारी चेन्स उन सभी वॉरियर्स का काम तमाम कर देती है और सिर्फ एक ही वॉरियर बाकी रह जाता है। वो जब अपने भाइयों की हालत देखता है तो उसे खुद यकीन नहीं आता कि इस डिवाइन मार्शल गॉड बॉडी के साथ सिर्फ एक अटैक के साथ कोई इतने पावरफुल डीमन वॉरियर्स को कैसे मार सकता है। वो यहाँ पर चेन शाओ को कहता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो सकते, तुम तो कोई डीमन हो। वो अपने फादर को ये बात बताने के लिए फौरन से वहाँ से उड़ते हुए दूर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं फादर को जाकर सब कुछ बता दूंगा। मगर शाओ चेन कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है तुम भाग सकते हो। ये कहने के बाद वो अपनी डीमन स्लैंग सोर्ड बाहर निकालता है और उस सोर्ड के साथ सिर्फ एक ईयरडिक करता है, जिसके साथ वो उस डीमन वॉरियर को वहीं डिमटा देता है। उसके माते ही वहाँ पे मौजूद बाकी के जितने भी डीमंस होते हैं वो सारे के सारे फौरन से भाग खड़े होते हैं। ये देखकर वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी जीत पर शाओ चेन को कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहते हैं। मगर हांशू कहता है ये कैसे हो सकता है, शाओ चेन इतना ज्यादा ताकतवर है, उसे कौन हरा सकता है। मुझे फौरन से यहाँ से भागकर अपनी जान बचानी होगी। मगर शाओ चेन उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। तो हांशू उसके कदमों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ ली की वजह से मैंने किया था, उन्होंने ही मुझे भड़काया है। ये सुनकर शाओ चेन गुस्से में एक फोर्ड स्ट्राइक करके उसे खत्म कर देता है और फिर वो लिंग टियान और जी किंग शैन की तरफ जाता है। वो दोनों भी अब शाओ चेन के सामने गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो। और लिंगियन कहता है मैं तो तुम्हारा यंगर ब्रदर हूँ, मुझे तो तुम छोड़ सकते हो। मगर शाओ चेन उन्हें भी वहीं अपनी सोर्ड के साथ काट करवा देता है, जिसके बाद वो फौरन से अपनी सोर्ड के जरिए एक और स्पेस रिफ्ट खोलता है और इस स्पेस रिफ्ट के खुलते ही वो सब लोगों को लेकर वापस से अपने श्वानवन सेक्ट पहुंच जाता है, जहां पर सारे ही मास्टर्स मौजूद होते हैं और वहां मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी सेक्ट लीडर को बताते हैं कि एंडर ली और उसके डिसाइपल की वजह से हम सब लोग मरते मरते बचे हैं। इन लोगों ने जानबूझकर हमें उस स्पेस रिफ्ट में जाने के लिए कहा था। वहां पर कोई भी स्पिरिचुअल हेल्प नहीं थी, ना ही कोई सीक्रेट रियल था, बल्कि ये सब इनकी चाल थी। ये सुनकर वहां मौजूद एरिडास को बहुत गुस्सा आता है और वो एंडर ली से कहते हैं आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने ही सेक्ट के जीनियस डिसाइपल्स को मरवाना चाहते थे। तो एंडर ली कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, मगर मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया। जिस पर वो सब लोग कहते हैं कि आखिर तुम्हें श्वानवन सेक्ट से क्या चीज नहीं मिली जिसकी वजह से तुमने अपने ही सेक्ट के साथ गद्दारी की। तो एंडर ली कहता है कि तुम लोग कभी भी मेरी बात नहीं समझ पाओगे, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग ये मत समझ लेना कि तुम लोग अब मुझे कोई पनिशमेंट दे सकते हो, क्योंकि मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से वहां पर एक और फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन के जरिए वो डीमन एम्पायर को और उसके दो बेटों को वहां पे बुला लेता है। उस डीमन एम्पायर को देखते ही सब लोग कांप जाते हैं कि ये तो डीमन एम्पायर है, यानी कि हमारा श्वानवन सेक्ट वो खत्म होने वाला है। यहाँ तक कि वो फीमेल लीडर तो कांपने लगी थी और दूसरी तरफ सेक्ट लीडर वो उस डीमन एम्पायर से अपने आप को और पूरे सेक्ट को बचाने के लिए अपनी सेक्ट की सिक्योरिटी फॉर्मेशन को अनलॉक कर देती है, जिससे वहां पर एक पावरफुल बैरियर बन जाता है। और एडर ली देखता है कि सेक्ट मास्टर ने ये फॉर्मेशन तो पहले नहीं लगाई थी, ये फिर कहाँ से आ गई। इसका मतलब ये है कि सेक्ट लीडर को पहले से ही पता था कि मैं यहाँ पर डीमन एम्पायर को बुला सकता हूँ। जिस पर सेक्ट लीडर उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता नहीं कि तुम डीमन के साथ मिले हुए हो। ये सुनकर एडर लेके भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है तुम लोगों को पता कब चला। तो सेक्ट लीडर कहती है मुझे शुरू से ही सब कुछ पता है। मगर दूसरी तरफ डीमन एम्पायर वो उस बैरियर को तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे क्रैक करना शुरू कर देता है, जिससे सेक्ट लीडर को अब काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था। मगर देखते ही देखते वो बैरियर टूट जाता है, जिससे सेक्ट लीडर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और यहाँ पर डीमन एम्पायर के दो बेटे वो ये सब तमाशा देख कर बस एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि पहले तुम जाओ, तो दूसरा वाला कहता है कि पहले तुम
तुम जाकर उसको ठिकाने लगाओ, उसके बाद मैं नीचे आऊंगा। मगर इतने में शाओचिन उनके पीछे आ जाता है और अपनी एक स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ उन दोनों को खत्म कर देता है, जिस पर डीमन एम्परर भी हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि डीमन एम्परर कुछ कर पाता, शाओचिन फौरन से उन डीमन वॉरियर्स का कोड निकाल लेता है और उन्हें भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके जरिए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरी तरफ डीमन एम्परर कहता है कि अच्छा तो ऐसा है, तुम डीमन पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ा सकते हो। पिछले 10,000 सालों में पहला कोई ऐसा वॉरियर मिला है जो कि मेरे सामने इस तरह की हरकत कर रहा है। खैर अब तुमने ये सब कर दिया है तो फिर ठीक है, मैं भी तो इसका इनाम जरूर दूंगा, और तुम्हारा इनाम ये है कि मैं तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओचिन वो डीमन एम्परर को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो फौरन से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो डीमन कॉल को रिफाइन कर लेता है तो उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो फौरन से ग्रेट असेंशन लेवल तक जा पहुंचता है। और शाओचिन फिर सेक्ट लीडर से कहता है कि आप मुझ पे भरोसा करें, मैं इसे खुद से हैंडल कर लूंगा। मगर सेक्ट लीडर से कहती है ग्रेट असेंशन लेवल तो ट्राइबुलेशन लेवल होता है। मगर शाओचिन कहता है बस मुझ पे भरोसा करो, जिस पर सेक्ट लीडर कहती है ठीक है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और फिर वो डीमन एम्परर से कहता है कि अब तुम्हारा अपोनेंट सिर्फ मैं हो, तुम्हें मुकाबला करना है तुम मेरे साथ करो। जिस पर डीमन एम्परर कहता है तुमने मेरे सामने मेरे बेटों को मारा है, मैं तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मगर शाओचिन कहता है अगर तुम्हारी बकबक खत्म हो गई है तो फिर आओ और मेरा मुकाबला करके दिखाओ। ये कहने की देर से कि डीमन एम्परर उसे अपनी पूरी ताकत के साथ पंच मारता है, जिसे शाओचिन अपनी सोच से रोकता तो है, मगर इस का इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही एनर्जी की वजह से उड़कर तबाह बर्बाद हो जाती है। और शाओचिन भी वहां से काफी पीछे आ पहुंचा था। उसे पता चल गया था कि डीमन एम्परर की स्ट्रेंथ कोई बच्चों स्ट्रेंथ नहीं। वो डीमन एम्परर से कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम भी ट्राइबुलेशन लेवल में हो। तो डीमन एम्परर कहता है तुम एक डिवाइन वॉरियर हो, तुमसे इसे ही उम्मीद थी कि तुम मेरे अटैक को बर्दाश्त कर लोगे, पर देखते हैं कि तुम कितनी देर बर्दाश्त करते हो। ये कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे शाओचिन से एक मतलब पीछे तक है तो डीमन एम्परर फिर से उस पर हमला करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को बार बार ही धक्का देते हैं, जिसमें दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं होते। इससे लग रहा था कि जैसे दोनों में से कोई भी अगर पहला वार कर देता है तो वो इस बाजी को पलट सकता है। वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं और फिर डीमन एम्परर कहता है कि मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे कई गुना बढ़कर ताकतवर हो। इतना कहते हैं वो फौरन से अपने एक एम्परर ड्रैगन को समन करता है तो उसके पीछे एक ब्लैक ड्रैगन अपीयर होता है। और फिर वो शाओचिन से कहता है देखता हूँ कि तुम क्या मेरे धर्माफॉर्म का मुकाबला कर सकते हो या नहीं। जहाँ पे हम देखते हैं शाओचिन दोबारा से अपनी मार्शल डिवाइन गॉड बॉडी को समन कर लेता है और उसके जरिए अपनी स्वॉर्ड को एनर्जी के साथ फुल चार्ज कर लेता है और दोनों ही एक दूसरे पर पूरी ताकत से हमला करते हैं तो दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेलते हैं। और यहाँ पर डीमन एम्परर कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे लेवल के हो ही नहीं तो फिर तुम मेरे अटैक को कैसे झेल सकते हो। मेरे धर्माफॉर्म की पावर को आज तक कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाया है। मगर शाओचिन से कहता है कि तुम्हारा ये धर्माफॉर्म बिल्कुल बेकार है। इतने में अचानक एंडर ली उस पर पीछे से आकर छुपे छुपे हमला करने की कोशिश करता है, जिस पर बाकी एल्डर्स कहते हैं कि ये एरिडर एक नंबर का कमीना है, ये कैसे कर सकता है ऐसी हरकत। मगर शाओचिन अटैक को आराम से रोककर उसे उस पर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे एंडर ली का काम वही तमाम हो जाता है। और शाओचिन कहता है मैंने पहले ही देख लिया था कि तुम इस तरफ आ रहे हो। ये कहते ही वो उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। और फिर ये देखने के बाद यहाँ पर डीमन एम्परर कहता है कि इस लड़के से यहाँ पर फाइट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, ये यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट कर रहा है, मैं इसे यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा। मगर वो जाते जाते शाओचिन से कहता है कि इस बात में तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो मैं तुम्हें 100 टाइम्स ज्यादा सजा दूंगा। ये कहकर वो एक पोर्टल के जरिए वहां से अपने एम्परर लेवल ये कहने के साथ वो उस पोर्टल के जरिए फिर से डीप अबेस की तरफ जा रहा था। मगर शाओचिन कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड अपनी बॉडी में घुसा देता है, जिस पर सेक्ट लीडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या कर रहा है। मगर शाओचिन स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि
ये मेरा शुआन वान सेक का सबसे पावरफुल टेक है। चाहे मुझे अपना लाइफ स्पेन पूरा खत्म क्यों ना करना पड़े, पर मैं इस डीमन एम्परर को नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड के साथ अपना सबसे पावरफुल स्लेशर टेक करता है और ये टेक इतना ताकतवर होता है कि ये स्पेस रिफ्ट को दोबारा से ओपन करता है और डीमन एम्परर वो उस स्पेस रिफ्ट के अंदर देखता है कि वो स्लेशर टेक उसकी तरफ आ रहा है और वो टेक उससे जैसे ही टकराता है तो वो उसकी बॉडी को बीच में से काटते हुए निकल जाता है, जिसके साथ डीमन एम्परर भी उसी स्पेस रिफ्ट के साथ वहां से दूर जा गिरता है। उसका काम वहीं तमाम हो जाता है और इस तरफ शाओ चिन जैसे गिरने वाला होता है तो सेक लीडर से फौरन से आकर पकड़ लेती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शाओ चिन वो एक बेड पर लेटा हुआ होता है और सेक लीडर काफी परेशान होती है, मगर अचानक से वापस सेकेंडरी लगाता है और वो आकर कहता है कि माय लॉर्ड, हम लोगों ने डीमन एम्परर के ट्रेसेस का पता लगा लिया है। असल में इंडस शाओ के अटैक की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और हमें उसकी बॉडी भी मिल गई है और साथ में हमारी एक टीम इंडस शाओ के लिए मेडिसिन तलाश करने के लिए भी चली गई है। वो लोग बहुत जल्द मेडिसिन तलाश कर लेंगे, जिसके बाद एंडर वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओ चिन वो अपने आप ही होश में आ जाता है, जिस पर सेक लीडर बॉस खुश होती है। वो होश में आता ही कहता है कि मुझे कितना टाइम हो गया है, तो सेक लीडर बताती है पूरा 1 महीने से बेहोश पड़े हुए थे। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बहुत डर लगने लगा था कि कहीं तुम मार न जाओ, मगर शाओ चिन कहता है इसका मतलब ये है कि तुम पूरा 1 महीने तक यहीं पर बैठी हुई थी। ये सुनकर सेक लीडर के गाल लाल हो जाते हैं और वो कहती है तुम मेरे सेक के डिसाइपल हो, तुम मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी केयर करो। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम जंगल में मौजूद एक छोटे से घर को देखते हैं जहाँ पर शाओ चिन और सेक लीडर अकेले होते हैं और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि दोनों के बीच में अब रिलेशंस काफी अच्छे हो चुके हैं और शाओ चिन की इंजरीज भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और शाओ चिन अब अपनी कल्टीवेशन जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मगर ये जर्नी अब हम लोगों को सीजन 2 में दिखाई जाएगी क्योंकि सीजन 1 यहाँ पर एंड हो रहा है। इसका सीजन 2 जब भी आएगा मैं इसे लाजमी अपलोड कर दूंगा।